सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एमके विज़डम एकेडमी में। आशा करती हूँ कि अभी आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स 2025। तो क्या हो रहा है कि अभी सीएचएसएल का एग्जाम है, तो ये क्या है ना कि एक क्विक रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है? तो 50 से ज़्यादा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये नहीं कि आप काउंट करें, लेकिन जो एक क्वेश्चन है ना, उससे रिलेटेड जितने भी बहुत सारे डिटेल हो सकते हैं, वो मैंने इस वीडियो में करवा रखा है। तो आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2024 का दिसंबर का भी इसमें कुछ क्वेश्चन है। जैसे कुछ अवार्ड है तो नॉमिनेट किए गए होंगे 2025 में वो अवार्ड दिए जाने के लिए, तो उसको जनवरी में मिला है, जैसे कि ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। किस खिलाड़ी को 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2024 के लिए किया गया था, तो किया कब गया है? तो जनवरी 2025 में किया गया। कौन कौन से खिलाड़ी है? तो ये 4 खिलाड़ी है। ठीक है, सबसे पहले है डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर। ये 4 खिलाड़ी है जिनको मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 2024 का जो पुरस्कार है वो 25 में मिला है। ठीक है, तो ये तो हो गया इससे रिलेटेड। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो यह पुरस्कार जो है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार। ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाने वाला कौन सा पुरस्कार है? तो वो कौन सा पुरस्कार है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, ये पुरस्कार इंटरनेशनल स्तर पर पिछले 4 साल में खेल के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है उनको दिया जाता है। ये जो इंटरनेशनल स्तर पर क्या करता है, जो 4 साल तक अगर जो मान लीजिए हम कबड्डी खेल रहे हैं, तो अगर हम कबड्डी के क्षेत्र में 4 साल तक अगर बेस्ट प्रदर्शन करेंगे तो फिर वो अवार्ड जो है वो उसके लिए हमको नॉमिनेट किया जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1991 से 92 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, सबसे पहले विजेता जो थे वो शतरंज के थे। वो कौन थे? तो ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को ये शतरंज के ग्रैंड मास्टर थे और ये सबसे पहले जो थे जिनको मिला था। 2024 में 4 खिलाड़ियों को ये ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है, मैंने बता दिया। 1991 से लेके 2021 तक 1991 से लेके 2021 तक इसको किस नाम से जाना जाता था? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से इस अवार्ड को जाना जाता था 1991 से लेके 2021 तक। उसके बाद क्या हुआ? 6 अगस्त को ये घोषणा हुई कि अब से इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो 1991 से लेके 2021 तक इसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था और 6 अगस्त 2021 से इसको कौन सा नाम से जाना जाने लगा? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से इसको जाना जाने लगा। ठीक है, चिराग शेट्टी 2023 में ये पुरस्कार जो है वो किनको मिला था? तो चिराग शेट्टी को मिला था बैडमिंटन के लिए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, इनको किस में मिला था? तो बैडमिंटन के लिए। हो गया, अब और भी कुछ अवार्ड के देख लेते हैं हम। जैसे अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन अवार्ड जो है ये भी खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक बहुत ही सेकंड नंबर पे इसको आप बड़ा अवार्ड बोल सकते हैं। ठीक है, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, ये और द्रोणाचार्य कि अर्जुन पुरस्कार की जो स्थापना है वो कब से हुई थी? तो 1961 ईस्वी से इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 61 ईस्वी में। 2024 में टोटल 32 प्लेयर जो थे उनको मिला है ये अर्जुन अवार्ड। 2024 में कितने प्लेयर थे? तो टोटल 32 प्लेयर को अर्जुन अवार्ड मिला है। अब है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो क्या है? तो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोच को प्रदान किया जाता है। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो किसको मिलता है? तो कोच को मिलता है। जो भी जितने भी खिलाड़ी होते हैं, अगर वो कोई खेल, जैसे हर खेल का एक कोच होता है ना, हर प्लेयर का एक कोच होता है, तो कोचों को जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जो बेस्ट कोच होते हैं, उनको मिलता है। मतलब भारत में प्रतिभाशाली कोचों को प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है। 2024 में लाइफ टाइम की श्रेणी में 2 कोचों को और नियमित श्रेणी में 3 कोचों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, अब है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। ये क्या है? तो इस ट्रॉफी का उद्देश्य क्या है? खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले यूनिवर्सिटीज को सम्मानित किया जाता है। हो सकता है कि अवर वाले एग्जाम में ये पूछे कि इनमें से कौन सा पुरस्कार है जो खेल के क्षेत्र में बेस्ट यूनिवर्सिटीज को प्रदान किया जाता है? तो वो है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। ठीक है, चलिए, यह ट्रॉफी हर साल उस यूनिवर्सिटी को प्रदान किया जाता है जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सर्वोच्च स्थान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है।
इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1956 से 57 ईस्वी में इसका जो है वो स्थापना किया गया था, ठीक है। और ये सबसे पुराना नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है, सबसे पुराना। बाकी का सबका तो 1961 में इसकी स्थापना हो रही है, इसकी 1991 से 92 में हो रही है। तो वो था एक। अभी आप देख ही रहे होंगे कि एक क्वेश्चन से हम कितना सारा इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। आप इस तरह से मत काउंट करिए ये तो एक सेकंड नंबर का क्वेश्चन है या वो फर्स्ट नंबर का था। इस तरह से देखिएगा तो लगभग 20-25 ही क्वेश्चन है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे डिटेल आपको मिलेंगे। आगे, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये है जैनिक सिनर। जैनिक सिनर कहाँ के हैं? इटली के हैं। इटली के है जैनिक सिनर, ठीक है। और ये टोटल 138 सालों के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो जीते हैं, ठीक है। इटली जो है वो 138 सालों के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं। और वो कौन जीता है, कौन सा प्लेयर है? तो वो है जैनिक सिनर। इसके बारे में भी हम देखते हैं। टेनिस में ग्रैंड स्लैम, देखिए क्या होता है ना, ये जो जैसे अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन है, एक विंबलडन होता है, एक यूएस ओपन होता है, एक फ्रेंच ओपन होता है। तो इन चारों का ग्रुप जो होता है, ये चारों जो गेम होता है, ये सारा बैडमिंटन टेनिस से रिलेटेड है। तो इन चारों का ग्रुप को बोलते हैं ग्रैंड स्लैम, ठीक है, ग्रैंड स्लैम। और ग्रैंड स्लैम क्या होता है? तो अगर कोई भी जैसे ये 4 जो गेम है, बैडमिंटन का गेम है, ये हर सीजन के हिसाब से सीजनेबल होता है, ठीक है। ये कोई जनवरी में स्टार्ट हुआ, कोई फरवरी में हुआ, कोई मार्च में हुआ, इस टाइप से होता है। तो यही चारों की ग्रुपिंग को क्या बोलते हैं? ग्रैंड स्लैम। टेनिस में ग्रैंड स्लैम साल का सबसे महत्वपूर्ण 4 टूर्नामेंट है: ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, ठीक है। एक ही कैलेंडर वर्ष में इन 4 सभी प्रमुख चैंपियनशिप को जीतने वालों को क्या कहते हैं? ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम किसको बोलते हैं? तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर ये चारों टूर्नामेंट को जीत जाता है तो उसको बोलते हैं ग्रैंड स्लैम, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन कब खेला जाता है? तो जनवरी में खेला जाता है और यह हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत हिट है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो कौन से कोर्ट पे खेला जाता है? तो किस पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। और कब खेला जाता है? तो शुरुआत में ही जनवरी का करंट अफेयर था, इसीलिए जैनिक सिनर को यहाँ पे आया। ऐसा नहीं कि जनवरी का है तो हम आपको ये नहीं बताएंगे कि यूएस ओपन कब हुआ, फ्रेंच ओपन कब हुआ, इस टाइप से, ठीक है, सब आपको मिलेगा। फ्रेंच ओपन जिसको रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, फ्रेंच ओपन को। तो ये कब होता है? मई के अंत और जून की शुरुआत में इसको खेला जाता है। मई का लास्ट में और जून के फर्स्ट वीक में इसको खेला जाता है। और कहाँ खेला जाता है? तो इस कोर्ट पे, क्ले कोर्ट पे खेला जाता है इसको, फ्रेंच ओपन को। अब है विंबलडन। विंबलडन जो है वो जून के अंत और जुलाई की शुरुआत में घास पर खेला जाता है। इसका घास कोर्ट होता है, ठीक है, ग्रास कोर्ट इसको बोलते हैं। यूएस ओपन कहाँ खेला जाता है? तो अगस्त से सितंबर में खेला जाता है। और ये कहाँ पे खेला जाता है? तो हार्ड कोर्ट पे। हार्ड कोर्ट पे 2 है, एक ये ऑस्ट्रेलियन ओपन और एक यूएस ओपन, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों के दोनों हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। 1977 में पहला ग्रैंड स्लैम विंबलडन था, सबसे पुराना, सॉरी 1877। अगर आपको पूछेगा कि सबसे पुराना इनमें से कौन सा गेम है, जैसे इन 4 ग्रैंड स्लैम, ये जो ग्रैंड स्लैम है, ये चारों टेनिस में कौन सा सबसे पुराना है? तो वो है विंबलडन। विंबलडन कब खेला कब शुरुआत किया गया था? तो 1877 ईस्वी में इसको ऐड किया गया था, ठीक है। सबसे पहला ग्रैंड स्लैम विंबलडन था। इसके बाद आता है 1881 ईस्वी में यूएस ओपन, फिर आता है 1891 में फ्रेंच ओपन और सबसे आखिरी में आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में। लेकिन सबसे पहले खेला कौन जाता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन। आगे, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध और 1986 के ऑस्ट्रेलियन ओपन के अपवाद को छोड़कर 1905 से लेकर हर चारों ग्रैंड स्लैम खेले गए। मतलब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को छोड़कर 1986 के ऑस्ट्रेलियन ओपन के अपवाद को छोड़कर 1905 से हर वर्ष ये चारों ग्रैंड स्लैम जो है वो लगातार खेले जा रहे हैं। कुल मिला के 1905 के बाद से हर बार खेला जा रहा है, ठीक है। आगे क्या है, इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड। विंबलडन ओपन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है, जिसकी शुरुआत जो है वो 1877 ईस्वी में हुई थी। नोवाक जोकोविच के पास वर्तमान में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम है। नोवाक जोकोविच जो है वो सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम धारक है अभी। उनके पास कितने हैं? टोटल 24 ग्रैंड स्लैम है और एकल खिताब का रिकॉर्ड है। एकल खिताब मतलब वो सिंगल ही खेले थे। अगर युगल बोलेगा मतलब 2 प्लेयर हो गए, 2 उस साइड 2 इस साइड, ठीक है। चलिए, उसके बाद राफेल नडाल टोटल 22 ग्रैंड स्लैम खिताब के साथ दूसरे स्थान पर है। राफेल नडाल दूसरे स्थान पर और पहले कौन है? तो नोवाक जोकोविच।
ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो रोहन बोपन्ना, रोहन बोपन्ना। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला टेनिस खिलाड़ी मार्गरेट कोर्ट के नाम से सबसे ज्यादा सिंगल ग्रैंड स्लैम और जीतने का रिकॉर्ड, और इन्होंने टोटल करियर में, ये महिला है जिनके पास टोटल 24 ग्रैंड स्लैम अवार्ड है। ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे पहला ग्रैंड स्लैम जो भारतीय जीते वो कौन है? तो महेश भूपति। महेश भूपति कब जीते थे? तो 1997 में, ठीक है, 1997 में जीते थे। और अभी तक टोटल 4 भारतीय खिलाड़ी हैं जो कि ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। वो कौन कौन से हैं? तो पहले है लिएंडर पेस। इनके पास टोटल 18 खिताब है, जिसमें से 8 पुरुष युगल है और 10 मिश्रित युगल है, ठीक है। मिश्रित युगल मतलब एक फीमेल एक मेल, और 10 पुरुष युगल है, मतलब कि वो जेंट्स के साथ ही उन्होंने खेला था। उसके बाद है महेश भूपति। महेश भूपति के पास टोटल 12 ग्रैंड स्लैम है, जिसमें से 4 पुरुष युगल है, 8 मिश्रित युगल है, ठीक है। आगे सानिया मिर्जा के पास 6 है, जिसमें से 3 महिला युगल और 3 मिश्रित युगल। उसके बाद है रोहन बोपन्ना, उनके पास टोटल 2 है, 1 पुरुष युगल और 1 मिश्रित युगल। ये टोटल 4 भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने अभी तक ग्रैंड स्लैम में अपना प्रदर्शन किया है। आगे एक बार इसको देख लीजिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पे जनवरी के मध्य में, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे मई के आखिरी, जून की शुरुआत, विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे जून जुलाई में, और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे अगस्त से सितंबर। ये है टोटल, ये जो है ये अभी जो जीते हैं ना 2025 में जो ग्रैंड स्लैम जीते उनके नाम है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो स्टार्टिंग इन ईयर, मतलब कि शुरुआत में जो होता है ये मेन का है और ये है वुमेन का, ठीक है। जेनिक सिनर ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते थे, और महिला में कौन जीती है? तो मैंडिसन कीज जो है वो महिला में जीती है। उसके बाद है फ्रेंच ओपन कौन के विनर कौन है? तो ये है कार्लोस अल्कराज, और जो महिला है वो कौन है? कोको गॉफ। उसके बाद फिर है विंबलडन में भी जेनिक सिनर है, और ईगा स्वातिक जो है वो महिला की। और यूएस ओपन जो सितंबर से अक्टूबर में ऑर्गेनाइज किया जाता है इस खेल को, कार्लोस अल्काराज, मतलब जेनिक अल्काराज, ठीक है। उसके बाद है आर्यना सबलेंका जो है वो क्या जीती है? तो यूएस ओपन। आगे वो था टोटल एक क्वेश्चन से, अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन को कवर किया है। अब आगे बढ़ते हैं। 2025 को संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945, ठीक है, ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो इसको अंतरराष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष के रूप में घोषित किया, यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन। मतलब कि हमको जो है ना वो ग्लेशियर जो बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ है उनका संरक्षण करना है, क्योंकि अगर वो धीरे धीरे पिघलने लगेंगे तो फिर बहुत ज्यादा हमें क्या करेगी, कष्ट पहुंचाएंगे ना, इसीलिए। तो 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? अंतरराष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष के रूप में घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर कंजर्वेशन, वहां पे प्रिजर्वेशन लिखा गया था, सॉरी, कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण करना, ठीक है, घोषित किया था, जिसमें हर साल अब 21 मार्च को वर्ल्ड ग्लेशियर डे के रूप में अब हम मनाएंगे। कब से मनाएंगे? तो 2025 में तो ये पहला इसका स्थापना वर्ष हो गया। अब 2026 से हम हर साल 21 मार्च को वर्ल्ड ग्लेशियर डे के रूप में मनाएंगे, ठीक है। अधिकांश ग्लेशियर ध्रुवीय क्षेत्रों में यानी कि अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में ही तो पाए जाते हैं, अंटार्कटिका वगैरह है। यूनाइटेड नेशंस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन ये एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अंतर सरकारी संगठन है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी को बनाए रखना, और जितने भी बहुत सारे देश हैं तो उनमें शांति को स्थापित बनाए रखने के लिए ये जो है यूएन की स्थापना की गई है। देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स में, और इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को यूएनओ की स्थापना हुई थी। फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे जिस टाइम इसकी स्थापना हुई थी? उस टाइम मेंबर्स कितने थे टोटल? तो 51 कंट्री थे। और अभी कितने हैं करंट में? तो करंट में ये सवाल पूछा गया है, पिछले साल पूछा गया था कि कितने यूएनओ में कितने मेंबर्स अभी हो गए, तो उस टाइम 98 था, अभी 199 हो गया है, ठीक है। आगे खो खो वर्ल्ड कप 2025 में महिला एवं पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो खो खो वर्ल्ड कप 2025 में पुरुष और महिला का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। और कब किसको हराया? तो दोनों में, भारत महिला वाला हो या पुरुष वाला हो, दोनों में नेपाल हारा है, ठीक है, नेपाल को हराया है इन्होंने।
भारत ने 2025 के पहले खो खो विश्व कप में पुरुष और महिला दोनों वर्गों का खिताब अपने नाम किया है और फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने और पुरुष टीम ने नेपाल को हराया है। भारतीय पुरुष टीम और महिला टीम ने किसको हराया है? तो नेपाल को हराया है। यह पहला खो खो वर्ल्ड कप था भारत का। ठीक है, भारत का यह पहला खो खो वर्ल्ड कप था। कब था? तो 2025 में। डेट क्या थी इसकी जब ये ऑर्गेनाइज किया गया था? तो 13 जनवरी से 19 जनवरी 2025 के बीच ये जो कॉम्पिटिशन है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, और ऑर्गेनाइजर्स कौन सा फेडरेशन के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन के द्वारा इसका जो ऑर्गेनाइज है वो किया जाता है। स्थान कहाँ था? तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली। कहाँ पे था इसका? कौन से स्टेडियम में खेला गया था? तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। 23 देशों की टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। टोटल कितने देशों की टीमों ने पार्टिसिपेट किया था? तो टोटल 23 देशों की टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। मेंस फाइनल, कैप्टन कौन थे? तो इंडियन मेंस जो मेन टीम के जो कैप्टन थे वो कौन थे? प्रतीक वैकर। ठीक है, प्रतीक वैकर जो थे इसके कैप्टन थे। नेपाल के खिलाफ इसलिए जो स्कोर है वो 54-34 से फाइनल में जीत दर्ज की है और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो ये भी कौन है? प्रदीप वैकर। ठीक है, और वुमेन्स टीम की जो कैप्टन है वो कौन है? प्रियंका इंगले जो है वो इसकी कैप्टन है। भारत ने 2025 के पहले खो खो विश्व कप में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में ये हासिल किया है। अच्छा, ये फिर से आ गया। ठीक है, आगे प्यूमा इंडिया ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया है? तो ये है पीवी सिंधु पुसाला वेंकटा सिंधु को प्यूमा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जनवरी में बनी ही है। ठीक है, और अभी बहुत सारे अभी इसके आगे ना ब्रांड एम्बेसडर आएगा। ठीक है, तो उसमें आप देख लीजिएगा कि बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर जैसे लिवाइस के पहले थे दिलजीत दोसांझ, तो अभी वो चेंज हो गए, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर अभी किस भारतीय खिलाड़ी को बनाया गया है? पीवी सिंधु को बनाया गया है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा ने इंडिया के बैडमिंटन प्लेयर और 2 बार ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। 2 बार ओलंपिक में इन्होंने मेडल दिलाया भारत को। फर्स्ट कब था? तो 2016 में रियो डी जेनेरो में खेला गया था। उस टाइम इन्होंने सिल्वर लाया था और टोक्यो 2020 में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। ठीक है, आगे BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 जीता था और वह बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पीवी सिंधु है। आगे अवार्ड इनके नाम कौन कौन से हैं? तो पहला अर्जुन अवार्ड 2013 में, फिर पद्मश्री से इनको 2015 में नवाजा गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2016 में। उस टाइम तो राजीव गांधी के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन 6 अगस्त 2021 के बाद से उसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाने लगा। फिर पद्म भूषण से इनको कब सम्मानित किया गया? तो 2020 में। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन तो हर बार लगभग जितने भी शास्त्रीय संगीत या फिर फोक म्यूजिकल ये सब जितना भी फेस्टिवल वगैरह होता है ये सबसे तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, तो आप इसको देख ले। अर्जुन अवार्ड 2013, पद्मश्री 2015, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2016 और पद्म भूषण से इनको 2020 में सम्मानित किया गया था। आगे हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है अमिताभ कांत ने क्या लिखा है? तो हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। ठीक है, ये शिखर सम्मेलन, ये इनका जो बुक है वो लिखा गया है अमिताभ कांत के द्वारा। और अभी दिया सलाई सत्यार्थ प्रकाश है ना, क्या नाम है उनका? मैं नाम भूल गई। सत्यार्थ प्रकाश या सत्यार्थ, छोड़िए इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी, मैं कुछ भूल रही हूँ इसके बारे में। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे जो हुआ था, 76वां गणतंत्र दिवस हुआ था, उसमें अतिथि के रूप में किनको बुलाया गया था? तो वो कहाँ के थे? प्रबोवो सुबियांतो वो ये कहाँ के? तो इंडोनेशिया के ये राष्ट्रपति है। ठीक है, प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के ये राष्ट्रपति है। चलिए, इस मौके पर हर साल की तरह इस बार भी न्यू दिल्ली के कहाँ पे ये जो जैसे 26 जनवरी जो हमारे राष्ट्रपति है वो झंडा फहराते हैं ना, तो वो कहाँ पे होता है? तो कर्तव्य पथ पर होता है। ठीक है, कर्तव्य पथ पर भव्य परेड के साथ इसका आयोजन किया जाता है। और 76वें रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को बुलाया गया था
यह चौथी बार है जब कोई इंडोनेशिया, जब जैसे कि भारत में अभी तक 4 इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बुलाया जा चुका है, ठीक है, चीफ गेस्ट के रूप में। 1950 में भारत के पहले रिपब्लिक डे पर तत्कालीन इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुकीर्नो जो थे उनको बुलाया गया था, ठीक है, मुख्य अतिथि के रूप में इनको बुलाया गया था। और साल 2011 में तत्कालीन इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुशीलो बाम्बांग को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। और इसके बाद 2018 में जो राष्ट्रपति थे जोको, उनको बुलाया गया था। टोटल 4 बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति अभी तक भारत आ चुके हैं। आगे, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 85वां है। भारत 85वां रैंक पे पहुंच गया है। किस पे? तो जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के 2025 के आधार ये जो इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो 2024 में जो थी वो 80 रैंक पर थी, लेकिन अब किस में आ गई? तो 85वां रैंक पे ये आ गया है। हेनले एंड पार्टनर्स नामक एक प्राइवेट फर्म द्वारा ये तैयार किया जाता है। ये जो इंडेक्स है वो तैयार किया जाता है। किसके द्वारा तैयार किया जाता है? हेनले एंड पार्टनर्स नामक एक प्राइवेट फर्म है, उसके द्वारा। यह फर्म एक वैश्विक सिटीजनशिप और रेसिडेंसी कंसल्टेंसी है। ये क्या है? तो इसमें टोटल अभी 199 पासपोर्ट्स का मूल्यांकन करते, टोटल 199 पासपोर्ट्स का ये क्या करता है? मूल्यांकन करता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो 2006 में की गई थी, ठीक है। फर्स्ट रैंक पे जो किसका पासपोर्ट है? तो सिंगापुर पासपोर्ट जो है वो फर्स्ट रैंक पे है। जो 227 डेस्टिनेशंस में से 1995 तक का वीजा फ्री पहुंच प्रदान करता है। कितना है टोटल? तो 227 डेस्टिनेशन पॉइंट है, जिसमें से 195 तक ये वीजा फ्री पहुंच प्रदान करता है। और क्या है? तो सेकंड रैंक पे कौन है? जापान। ये कितनावे रैंक पे है? तो 193 प्लेसेस को ये वीजा फ्री प्रदान करता है। और भारत का जो नेबर्स कंट्री है, जैसे कि अभी भारत का कम पूछ के नेपाल, चाइना, म्यांमार ये सबको ज्यादा पूछता है ना, तो चाइना जो है वो 60वें नंबर पे है, पाकिस्तान 103वें नंबर पे, नेपाल 101वें और बांग्लादेश जो है वो 100 नंबर पे है, ठीक है। चलिए आगे, हाल ही में आयोजित बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का खिताब ऑस्ट्रेलियाई ने कितने मैचों से जीता है? तो 3-1 के रेशियो से, मतलब 3 ऑस्ट्रेलिया ने जीता और 1 भारत ने जीता, ठीक है। बॉर्डर गावस्कर जो ट्रॉफी है वो 1996 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, सुनील गावस्कर और एलन बॉर्डर के नाम पर, ठीक है। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का खिताब का आखिरी मुकाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था और ऑस्ट्रेलियन टीम ने ये सीरीज 3-1 से जीती है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था। लास्ट मैच में मैन ऑफ द मैच कौन थे? तो स्कॉट बोलैंड थे। और मैन ऑफ द सीरीज किसको मिला है? तो जसप्रीत बुमराह को मिला है और इन्होंने 5 मैचों के श्रृंखला में टोटल 32 विकेट लिए हैं, ठीक है। इंडियन टीम ने 10 साल के बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारी। जैसे कि 2014-15 में एक बार हारा था, उसके बाद लगातार 10 वर्षों से ये जीते आ रहा था और अब बार जाके 2024-25 में ये जो ट्रॉफी है वो फिर से हार गया है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो जीत गया है 3-1 के रेशियो से, ठीक है। कौन सा देश आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का 11वां पूर्ण देश बना है? तो ये कौन है? इंडोनेशिया। कौन है? इंडोनेशिया। ब्रिक्स जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी, ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने की थी। इन 4 देशों ने मिलकर ब्रिक्स की स्थापना की थी। 1 साल बाद इसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया था, मतलब 2007 में दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया था। 1 जनवरी 2024 को इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई मतलब दुबई इसमें शामिल कर लिया गया था। और मुख्यालय कहाँ है ब्रिक्स की? तो ब्रिक्स की मुख्यालय जो है वो चेन्नई के संघाई में है इसका मुख्यालय, ठीक है। पहला जो इसका सम्मेलन हुआ था वो कहाँ किया गया था? पहला ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ किया गया था? ये कातेरिनबर्ग जो है वो रूस में एक जगह है, वहां किया गया था। और 2024 का जो सम्मेलन है वो कहाँ किया गया था? कजान, रशिया में। और 2025 का कहाँ किया गया था? तो ब्राजील में, ठीक है। चलिए आगे, प्रतीश नंदी का हाल ही में निधन हो गया था। कब हुआ था? तो 73 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो फिल्म मेकर थे। कौन थे? प्रतीश नंदी। इन्होंने बहुत सारे हिंदी मूवी में क्या किया है? प्रोड्यूसर का काम किया है, ठीक है। इन्होंने अंग्रेजी कविता की लगभग 40 पुस्तकें लिखी हैं और बंगाली, उर्दू, पंजाबी जैसी कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया है, ठीक है। ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रतीश नंदी जो है वो 1998 से 2000 के बीच महाराष्ट्र के राज्यपाल
राज्यसभा में क्या है, शिवसेना के सदस्य भी रहे, ठीक है, सांसद भी रहे, शिवसेना के सांसद रहे राज्यसभा में, महाराष्ट्र के राज्यसभा, महाराष्ट्र से राज्यसभा में। और इसके द्वारा जो अवार्ड इनको मिला है वो कौन सा अवार्ड मिला है, तो पद्मश्री से इनको नवाजा गया है 1977 ईस्वी में। आगे, हाल ही में किस देश को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है, तो जॉर्जिया को WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया मुक्त देश जो है वो घोषित किया है। जॉर्जिया जो है वो 45वां मलेरिया मुक्त देश बन चुका है। मलेरिया मुक्त देश क्या होता है, किसी भी देश को मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट तब दिया जाता है जब वह 3 वर्ष जो है वो लगातार अपने आप को ऐसा सिद्ध करे कि हाँ अब हम मलेरिया फ्री हो चुके हैं, ठीक है, तभी जाके वो जो WHO के द्वारा आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इस बार किसको मिला है, तो जॉर्जिया को मिला है। और भारत ने इसका लक्ष्य कब तक का रखा है, 2030 तक का रखा है। हमको नहीं लगता है 2030 में भी हम पहुंच पाएंगे, क्योंकि अभी दिल्ली का हालत बहुत ज्यादा गंदा है, बहुत सारे ऐसे सिटीज है जिसमें पॉल्यूशन अब चरम सीमा पर पहुंच गया है। मलेरिया एक मच्छर के काटने से होने वाली एक डिसीज है, ठीक है, और ये कौन से मच्छर के काटने से होती है, तो फीमेल एनोफिलीज मच्छर, मतलब मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। अभी तक जितने भी मच्छर हमें काटते हैं वो मादा ही होती है, नर नहीं होता, ठीक है। और इसका मुख्य रूप से क्या क्या इफेक्ट होता है, पड़ता है, तो लिवर और रेड ब्लड सेल्स को क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे मलेरिया में हम खून जांच करवाते हैं ना जाके कि हमको मलेरिया है या नहीं है, इस टाइप से। नागोबा जतरा त्योहार जो है वो भारत में कहाँ मनाया जाता है, तो ये कलेसापुर तेलंगाना में, ठीक है, ये केसलापुर, अच्छा, केसलापुर तेलंगाना में ये हर साल नागोबा फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। नागोबा नाम से आपको क्या लग रहा है, नाग देवता, तो हाँ ये नाग देवता का ही पर्व है, नाग देवता का ही पर्व है, ठीक है। ये 8 दिन तक चलने वाला है, जो कि 28 जनवरी से स्टार्ट होता है और फरवरी में मंथ तक ये खत्म हो जाता है, ठीक है। कहाँ के लोग इसमें पार्टिसिपेट करने आते हैं, मतलब कहाँ के लोग आते हैं इस पर्व को देखने के लिए, त्योहार को देखने के लिए, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के हजारों लोग इस पर्व में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ये और किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो गोंड जनजाति के द्वारा, गोंड जनजाति के द्वारा नागोबा पर्व जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और जो गोंड जनजाति है वो भारत का सबसे बड़ा जनजाति है, जनजाति में बोल रही हूँ, ठीक है। चलिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से कितने बच्चों को प्रदान किया गया है, तो 17 बच्चों को भी प्रदान किया गया यह पुरस्कार, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से 17 बच्चों को टोटल मिला है। ये जो अवार्ड है वो 5 साल से लेके 18 साल तक के बच्चों को, जो असाधारण बच्चे, मतलब असाधारण मतलब बहुत अच्छे काम करते हैं, कम उम्र में ज्यादा अचीवमेंट पाते हैं, उनको मिलता है, ठीक है। किस किस क्षेत्र में मिलता है, तो आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, साइंस और सोशल सर्विस जैसे टोटल डिफरेंट एरियाज में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस जो करते हैं उनको मिलता है। और 2018 में ब्रेवरी भी शामिल किया गया, मतलब जो बहादुर बच्चे होते हैं उनको भी एक विशेषता है जिसको शामिल किया गया 2018 में। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इस पुरस्कार को जो है वो जारी किया जाता है। शुरुआत कब से की गई है इसकी, 1996 ईस्वी से। ये जो बाल पुरस्कार जो प्रदान किया जा रहा है उस टाइम 1996 ईस्वी से दिया जा रहा है, ठीक है। यह पुरस्कार पूर्व में नेशनल चाइल्ड अवार्ड और फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट के नाम से जाना जाता था। पहले एक्सेप्शनल अचीवमेंट मतलब असाधारण, ऐसा अपवाद बच्चा लोग कभी कभी हो जाता है जो बहुत अच्छा तबाही मचा देता है, अच्छा काम कर देता है, तो एक्सेप्शनल अवार्ड के नाम से भी इसको पहले जाना जाता था, लेकिन बाद में फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के नाम से जाने लगा। तो 5 से 18 वर्ष के उम्र के बच्चों को जो असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। अभी कितना बच्चों को मिला है, तो 17 बच्चों को मिला है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति हैं, तो ये 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। और इस बार 2025 में जब नोबेल प्राइज का नॉमिनेशन हो रहा था उस टाइम सबको लग रहा था, लगभग पूरी दुनिया को लग रहा था कि जो शांति का नोबेल प्राइज है वो किसको मिलेगा, तो ये डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा। लेकिन मिला किनको, तो मारिया करोना मचाडो, ठीक है, मारिया करोना मचाडो को शांति का नोबेल प्राइज मिला है। चलिए, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट के रूप में अभी शपथ लिया है और यह सेरेमनी कहाँ हुई थी, तो वॉशिंगटन डीसी में आयोजित की गई थी, ठीक है।
यूएस चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट ने उनको शपथ दिलाई। ये हम लोग को पूछेगा भी नहीं कि यूएस कौन जो थे इनको शपथ दिलवाए थे, फिर भी यूएस चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स के द्वारा उनको शपथ दिलाई गई थी। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ जेडी वेंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट है उनको भी शपथ दिलाया गया था साथ में। और भारत के एक्सटर्नल अफेयर जो विदेश मंत्री हमारे वो एस जयशंकर जो है वो उस समारोह में शामिल हुए थे। 46वें नंबर के कौन थे? तो जो बाइडेन थे राष्ट्रपति, और 45वें नंबर के कौन थे? तो डोनाल्ड ट्रंप खुद ही थे। आगे, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 रुपए देने की योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है उनके द्वारा। जितने भी योजना हुई है उसका वीडियो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो 10,000 रुपए सालाना किसानों को मिलेगा, मजदूरों को मिलेगा। तो किस सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है? तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की गई है। जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं विष्णु देव साई, उनके द्वारा भूमिहीन मजदूरों को हर वर्ष 10 लाख रुपए की एनुअल सपोर्ट प्रदान करने के लिए ये जो योजना है वो शुरुआत की गई थी। और इस योजना का नाम है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि कल्याण योजना। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है? तो लगभग 7.5 भूमिहीन कृषि मजदूरों को लाभ पहुंचाना है, जिससे उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में क्या आ जाए? सुधार आ जाए। आगे, हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में कौन चुने गए हैं? तो ये है माइकल मार्टिन। माइकल मार्टिन जो है वो उनको जनवरी फरवरी में के लगभग में उनको बनाया गया, आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में उनको चुना गया था। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी। ऐसे याद रख सकते हैं कि हम लोग अपने परिवार के साथ ही तो 1 जनवरी मतलब कि जब न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं ना, उस टाइम हम लोग अपने परिवार के साथ ही तो पिकनिक पे जाते हैं। तो वैश्विक परिवार दिवस कब है? ये वैश्विक है, ठीक है, ग्लोबल फैमिली डे। तो ये कब है? 1 जनवरी। सैयद किरमानी ने किस नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की है? तो सैयद किरमानी ने स्टम्प्ड नामक नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी जो है वो मतलब लिखी है। ठीक है, पब्लिश की है। वो कहाँ के प्लेयर थे? तो ये क्रिकेटर है, रिटायर्ड क्रिकेटर है, ये अफगानिस्तान के प्लेयर है। ठीक है, 78वां संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो पश्चिम बंगाल के द्वारा संतोष ट्रॉफी जो 78वां संतोष ट्रॉफी है 24-25 का खिताब वेस्ट बंगाल ने जीता है। किस देश ने ओपन एआई और चैट जीपीटी को छोड़कर डीप सीक R1 नामक एआई मॉडल लॉन्च किया है? तो ये चाइना में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब कुछ बैन है। ठीक है, वो चाइना जो है वो खुद का सारा ऐप, नेटफ्लिक्स, ये सब कुछ ये खुद का चलाता है। तो फिर ये चैट जीपीटी को एक्सेप्ट कैसे कर सकता था भाई? तो चैट जीपीटी ओपन एआई और चैट जीपीटी को पीछे छोड़कर, ओपन एआई का ही एक भाग है चैट जीपीटी, उसको छोड़कर डीप सीक R1 नामक जो है ऐप को है वो लॉन्च किया है। ठीक है, एआई मॉडल को लॉन्च किया है। आगे, भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म किस राज्य में हुआ है? बीटा बच्चे का जन्म जो है वो मिजोरम की राजधानी आइजोल में हुआ है। बीटा जनरेशन क्या है? तो 2025 में जो बच्चे अब जन्म लेंगे ना, 1 जनवरी 2025 के बाद जितने भी बच्चे जन्मेंगे, कब तक? 2039 तक। ठीक है, 2039 तक जितने भी बच्चे जन्मेंगे उनको किस नाम से जाना जाएगा? तो जनरेशन बीटा। और जो भी अभी जो इससे पहले जो था वो जेनजी था, और जेनजी क्या क्या किया अभी आप देख ही लिए नेपाल में और अभी लद्दाख में। चलिए, जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म जो है वो CHSL के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसके CEO के रूप में कौन अभी जनवरी में इसका नियुक्ति हुआ है? तो वो है भुवनेश कुमार। UIDAI उदय के जो CEO के रूप में किसको चुना गया है? तो भुवनेश कुमार को चुना गया है। इस संगठन द्वारा राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है। तो सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा का ये जो अनावरण किया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं, इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश में SSB कार्यरत है, और इंडिया और म्यांमार के बीच जो है वो असम राइफल्स के जो हमारे सेना है वो काम करते हैं। और इंडिया और चाइना के बीच में कौन है? तो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, ये है, वहां पे तैनात रहते हैं। ठीक है, ये भी आपको पूछ सकता है। चलिए आगे, ICC महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? 2024 का जो ICC महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर है वो किसको चुना गया है? तो ये है अमेलिया किर। अमेलिया किर को चुना गया है ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब इनको मिला है।
किस केंद्रीय मंत्री ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय का अनावरण किया है? ये देखिए क्या बोल रहा है, युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली, मतलब ये डिफेंस का ही एक भाग है। तो इसको किसके द्वारा अनावरण किया जाना चाहिए? तो राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा ही तो ये किया गया। तो इस प्रणाली का नाम क्या है, इसका अनावरण किया है? तो संजय का अनावरण किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो आयुष्मान खुराना को बनाया गया है फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, आयुष्मान खुराना। और जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर अभी SRK यानी कि शाहरुख खान को बनाया गया है। लिवाइस के ब्रांड एम्बेसडर न्यू है आलिया भट्ट, ठीक है। और बिस्लरी के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो दीपिका पादुकोण है। और मालदीव टूरिज्म के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है कटरीना कैफ। ये जो बिस्लरी है उसी के जैसा एक बिस्लरी लिमोनाटा है जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आदित्य रॉय कपूर। चलिए इसको देख लीजिएगा, आजकल सेलिब्रिटी से बहुत ज्यादा लगाव हो गया SSC को, क्या पता पूछ दे आपको। ICC पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 पुरुष का खिताब किसने जीता है? तो अर्शदीप सिंह के द्वारा जीता गया ICC पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब अर्शदीप सिंह के को दिया गया है। आगे, कौन सी कंपनी गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है? तो ये है रिलायंस इंडस्ट्री। मुकेश अंबानी की जो कंपनी है वो सबसे ज्यादा बड़ा, मतलब गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने का ऐसा बात किया जा रहा है। तो वो है किसके द्वारा? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 25 जनवरी को वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, 25 जनवरी को। आगे, रिलायंस पावर का कार्यकारी निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब CEO किसे नियुक्त किया गया है रिलायंस पावर का? तो नीरज पारिक को बनाया गया है अभी रिलायंस का CEO, ठीक है। और क्या बनाया गया है? तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CEO बनाया गया है नीरज पारिक को। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या था? तो भारत का जो स्थान था वो था चौथा स्थान। और ये क्या होता है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स क्या होता है? तो जितने भी सैनिक है ना हमारे पूरे हर विश्व में जितने भी देश के सैनिक है उसका एक रैंकिंग होता है। ये कौन सा सैनिक जो है वो टॉप पे है? तो 4th नंबर पे है भारत, ठीक है। आगे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट, जैसे BCCI के सचिव के रूप में अभी किसकी नियुक्ति की गई है? तो देवजीत सेकैया की नियुक्ति की गई है BCCI के सचिव के रूप में। और अभी BCCI के अध्यक्ष जो है वो सितंबर अक्टूबर में बनाए गए हैं। कौन है? मिथुन मिन्हास ठीक है। मिथुन मिन्हास को बनाया गया है BCCI के अभी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। उनसे पहले थे राजीव शुक्ला जो कि सिर्फ कार्यकारी थे, ठीक है। और उससे पहले थे रोजर बेन्नी जो 2022 में उनको बनाया गया था और 2022-25 में फिर वो क्या हो गए? रिटायर हो गए, ठीक है। और वो 70 वर्ष के हो गए थे। इससे पहले वाले वीडियो में शायद मैंने बता दिया था कि 1970 से है वो कार्यरत, सॉरी उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। तो 2022 से ही वो थे, बोलने में उस टाइम मुझे मिस्टेक हो गया था। तो देवजीत सेकैया जो है वो अभी BCCI के सचिव के रूप में कार्यरत है, ठीक है। और ICC के कौन है? ICC के है जय शाह, SH। चलिए आगे, फरवरी 2025 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है? सबसे अधिक गिद्ध कौन से राज्य में पाए जाते हैं? तो जहाँ पे सबसे ज्यादा जंगल है वहीं पाए जाते हैं। कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश जो है वो सबसे ज्यादा गिद्ध वाला राज्य बन गया है, ठीक है। आगे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? ये फरवरी का क्वेश्चन आ गया। 2 फरवरी को हर वर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में हम मनाते हैं, ठीक है। और ये कब से मनाया जा रहा है? तो 1997 ईस्वी से मनाया जा रहा है। आर्द्रभूमि क्या होता है? वेटलैंड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वेटलैंड्स बोलते हैं। वेटलैंड मतलब आर्द्रभूमि, वहां का जो क्षेत्र होगा वो लगभग 1 वर्ष में 8 महीने जो है वो वहां पे जल भराव की स्थिति होगी, मतलब वो 8 महीने तक वहां पे पानी होना ही चाहिए, चाहे वो प्राकृतिक रूप से कोई जमा हो या फिर वहां पे बारिश हो या फिर वो जगह जो है वो ऐसी ऑलरेडी वहां गीली रहती हो, इस टाइप से, ठीक है। तो आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित रामसर कन्वेंशन को 2 फरवरी 1971 ईस्वी को लागू किया गया था। रामसर कन्वेंशन जो है वो ईरान में एक सम्मेलन हुआ था, रामसर नामक सम्मेलन हुआ था। वहां पे रामसर स्थल में, रामसर एक जगह है, वहां पर रामसर कन्वेंशन के नाम से उसको जाना जाता है। और उसी टाइम से 1971 ईस्वी से यह बोला जा रहा है कि पूरे विश्व में जितने भी आर्द्रभूमि होगी वहां पे
जो अच्छे स्थल है, जो आर्द्र भूमि, उसको हम इस कन्वेंशन में शामिल करेंगे, उसको अपने लिस्ट में हम शामिल करेंगे और उसका अच्छे से देख रेख होगा, क्योंकि वहाँ पे जो जानवर होते हैं वो बहुत खास होते हैं, वहाँ के पेड़ पौधे जो होते हैं वो बहुत खास होते हैं। ठीक है, चलिए रामसर सम्मेलन क्या है? तो 2 फरवरी 1971 ईस्वी में ईरान के रामसर में हस्ताक्षरित आर्द्रभूमि सम्मेलन, जिसे रामसर सम्मेलन कहा जाता है, यह एक अंतर सरकारी संधि है और ये भारत में कब लागू किया गया था? तो 1 फरवरी 1982 ईस्वी को भारत में लागू किया गया था और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सबसे पहला रामसर स्थल है जो भारत का है। ठीक है, जो रामसर स्थल में शामिल किया गया था। कब किया गया था? तो 1 फरवरी 1982 ईस्वी को। आगे बिहार में अबर 2025 में बिहार में 2 रामसर स्थल जो है वो ऐड किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है गोकुल जलाशय और एक है उदयपुर झील। ठीक है, और इसी के साथ बिहार में अभी टोटल 5 रामसर कन्वेंशन हो गए। पहला कौन है? कांवर झील। कांवर झील बेगूसराय जिले में स्थित है और ये बिहार की पहली रामसर साइट है। नागी पक्षी अभयारण्य जो है वो जमुई जिले में स्थित है और ये मानव निर्मित आर्द्रभूमि, अभी मैंने बताया ना, चाहे वो प्राकृतिक रूप से हो या फिर वहाँ पे पानी जो है वो किसी मानव के द्वारा या फिर मानव निर्मित जो झीलें होती है या तालाब होते हैं उस टाइप सा कुछ होता है। ठीक है, तो नागी पक्षी अभयारण्य जमुई जिले में है और ये एक मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। नकटी पक्षी अभयारण्य जो है वो कहाँ का है? तो ये भी जमुई जिले में स्थित है और नागी पक्षी अभयारण्य के साथ ही 1984 ईस्वी में इसको पक्षी अभयारण्य भी घोषित किया गया था। उसके बाद आता है गोकुल जलाशय। गोकुल जलाशय जो है वो बक्सर जिले में स्थित है और ये सबसे नया रामसर स्थल है। उसी के साथ उदयपुर झील जो है पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है और एक प्राकृतिक ऑक्सबो झील है। ऑक्सबो झील, अगर आपको इसके बारे में फुल डिटेल चाहिए रामसर वीडियो स्थल के बारे में तो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी। ठीक है, ये क्या है ऑक्सबो झील? ऑक्सबो झील मतलब मान लीजिए ऐसे करके नदी आ रही है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा क्या होगी ना, ज्यादा फ्लो के कारण यहाँ पे ऐसे करके कट जाएगी, उसके बाद यहाँ पे एक तालाब जैसा निर्माण हो जाएगा, झील जैसा निर्माण हो जाएगा और फिर वो जो नदी है वो यहाँ से फिर वो अपना अपना रास्ता बदल के बहने लगेगी। तो ये जो बीच में जो आ जाता है ना ऑक्सबो झील, ठीक है, तो जो क्या बोलते हैं, जो बैल वैल का जो नीचे जो पैर में जो खूर बोलते हैं ना उसको, उसी को बोलते हैं ऑक्सबो। ठीक है, ऑक्स का बो, तो ऑक्सबो ये उसी के टाइप सा बन जाता है जिसके कारण उसको ऑक्सबो बोलते हैं। तो उदयपुर का जो झील है वो एक ऑक्सबो झील है और ये रामसर स्थल इसको भी घोषित किया गया है। आगे, व्हेन वर्ल्ड कैंसर डे 2025 सेलिब्रेटेड, तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है हर वर्ष, और इस बार भी कब मनाया गया? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर डे के रूप में मनाया गया था। ये कुछ है जो कि एडिशनल है। मैंने कहा था कि आपको भले ही यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कम मिले लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन 100 प्लस से भी ज्यादा क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो वर्ल्ड कैंसर डे जो है ये कैंसर अवेयरनेस डे। वर्ल्ड कैंसर डे तो है हमारा 4 फरवरी को, ठीक है, लेकिन कैंसर अवेयरनेस डे मतलब कैंसर जागरूकता दिवस कब है? तो 7 नवंबर को है। ठीक है, रेबीज डे कब मनाया जाता है? 28 सितंबर। रेबीज डे कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को। डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को। डायबिटीज डे 14 नवंबर। टीबी डे 4 मार्च। मलेरिया डे 25 अप्रैल। निमोनिया डे 12 नवंबर और एड्स डे 2 दिसंबर। ठीक है, ये थी कुछ आपके इन्फॉर्मेशन। आगे है लास्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू विन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड? मिसेस वर्ल्ड, मिसेस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? जो कि पहली अश्वेत महिला है जो कि मिसेस वर्ल्ड का खिताब जीता है। ये कौन है? शेगो गेले। शेगो गेले जो है वो पहली अश्वेत महिला है। और मिस वर्ल्ड अभी कौन है? तो मिस वर्ल्ड जो है वो ओपल सुचाता है। ओपल सुचाता चुवांगश्री। ओपल सुचाता चुवांगश्री। ठीक है, चुवांगश्री, ओपल सुचाता चुवांगश्री जो है वो भी मिस वर्ल्ड है। और 31 मई 2025 ईस्वी को ये जो है और शो जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। मतलब इसी दिन वो जीती थी और कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था, मतलब कहाँ पे उनको क्राउनिंग हुआ था उनका? तो हैदराबाद में उनका हुआ था। ठीक है, और अभी मिसेस यूनिवर्स कौन है? ये मिस हुआ ना, मिसेस यूनिवर्स जो है वो शेरी सिंह है। शेरी सिंह कहाँ की है? ये भारत की है। शेरी सिंह जो है वो भारत की है और ये मिसेस यूनिवर्स है। ठीक है, तो पहला है जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण झील। जितना भी जम्मू कश्मीर, जैसे कि जितना भी झील के आगे नाग वर्ड आएगा ना, नाग, ये नाग, तो समझ जाइएगा कि वो जो है वो जम्मू कश्मीर का झील है। जैसे कि
और उत्तराखंड का क्या है, तो जितने भी झीलों के नाम के पीछे ताल आएगा तो वो समझना है कि वो उत्तराखंड का झील है। ठीक है, देखते हैं। पहला है जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण झील। डल झील और वुलर झील के बारे में तो सभी लोगों को पता होगा। मैक्सिमम लोग डल झील और वुलर झील के बारे में जानते हैं और सांबर झील के भी बारे में जानते हैं, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये बहुत फेमस झील है। ठीक है, तो डल झील जम्मू कश्मीर, वुलर झील जम्मू कश्मीर। उसके बाद है बेरी नाग झील। बेरी नाग झील कहाँ का है, तो ये भी है जम्मू कश्मीर का। इसमें भी आ रहा नाग, बेरी नाग कहाँ का है, जम्मू कश्मीर। मानस बल झील कहाँ का है, जम्मू कश्मीर। मानस बल झील जम्मू कश्मीर। उसके बाद है नागिन झील। अब नाग आएगा तो साथ में नागिन तो आएगी, तो नागिन झील कहाँ का है, नागिन झील भी है जम्मू कश्मीर का। उसके बाद है शेषनाग झील। शेषनाग झील कहाँ का है, ये भी जम्मू कश्मीर का है। और लास्ट में है अनंतनाग झील, ये कहाँ का है, जम्मू कश्मीर। एक बार फिर से देखते हैं। डल झील, बुलर झील, बेरी नाग झील, मानस झील, नागिन झील, शेषनाग झील और अनंत सागर झील। ठीक है, अनंतनाग झील, ये सब कहाँ के हैं, तो ये है जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण झीलों के नाम। अब आगे आते हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण झील। राजस्थान के महत्वपूर्ण झीलों को देख लेते हैं। पहला है राजसमंद झील। राजसमंद या राजसमंद जो बोली, राजस्थान में, तो राजस ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो राजसमंद झील कहाँ का है, ये है राजस्थान का। अगला है पिछोलिया झील। पिछोलिया झील कहाँ का है, तो ये भी है राजस्थान का। सांबर झील, सांबर झील के बारे में भी बहुत लोगों को पता होगा। ठीक है, सांबर झील। अगला है जयसमंद। जयसमंद राजसमंद, ये कहाँ का है, तो राजस्थान का है। फतेहपुर सागर झील। फतेहपुर सागर झील, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था, तो फतेहपुर सीकरी में ही ना बुलंद दरवाजा, और उसका निर्माण जो है वो अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सागर झील राजस्थान, डिंडवाना झील राजस्थान, और लूनकनर सागर झील ये कहाँ पे है, तो ये भी है राजस्थान में। ठीक है, लूनकनर सागर, डिंडवाना झील, फतेहपुर सागर झील, जयसमंद झील, सांबर झील, पिछोलिया झील और राजसमंद झील, ये सब कहाँ के हैं, तो ये है राजस्थान के प्रमुख झीलों के नाम। आगे अब है उत्तराखंड के महत्वपूर्ण झील। उत्तराखंड में सबके पीछे ताल आएगा। ठीक है, सबके पीछे क्या आएगा, ताल। नैनीताल एक बहुत फेमस वहां पे जगह है उत्तराखंड में, लेकिन वहां पे उसके नाम पे भी एक झील है, नैनीताल झील। ठीक है, सबसे पहला है सात ताल झील। सात ताल झील कहाँ का है, उत्तराखंड। उसके बाद है नैनीताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, नौकुचिया ताल झील और खरपताल झील, ये कहाँ के हैं, तो उत्तराखंड के झील। सबके पीछे ताल है, आपको याद करने का इतना दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद कुछ अन्य झीलों के नाम भी हम देख लेते हैं, जैसे हुसैन सागर झील कहाँ का है, आंध्र प्रदेश। हुसैन सागर झील कहाँ का है, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में बहुत सी मुस्लिम लोग भी रहते हैं। ठीक है, तो हुसैन सागर ये मुस्लिम नेम है, हुसैन सागर ये कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। कोलेरू झील ये भी है आंध्र प्रदेश का। कोलेरू झील और क्या है, हुसैन सागर झील, ये कहाँ के हैं, तो आंध्र प्रदेश के हैं। उसके बाद है वेमनाड झील, ये कहाँ है, केरला। वेमनाड झील ये कहाँ का है, तो केरल का झील है वेमनाड झील। अष्टमुडी झील ये कहाँ का है, केरल का है। उसके बाद है पेरियार झील, केरल। लोनार झील महाराष्ट्र। पुलिकट झील तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के ये बॉर्डर में है। ठीक है, कहाँ का है, तो पुलिकट झील कहाँ का है, तो तमिलनाडु या और आंध्र प्रदेश दोनों में ये बहता है, दोनों में है। लोकटक झील मणिपुर और चिल्का झील उड़ीसा। ठीक है, चिल्का झील उड़ीसा, लोकटक झील मणिपुर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारे झीलों के नाम। इसके बाद जो वीडियो आएगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में रहेगा। ठीक है, इसमें बहुत मैक्सिमम आर्टिकल ऐसे भी होंगे जो आज तक कभी पूछे नहीं गए, क्योंकि अभी एडीक्विटी कुछ भी कर सकता है, कोई भी आर्टिकल दे सकता है जो कि बच्चों ने उसके बारे में सुना भी नहीं होगा। तो उसके बारे में हम अगला वीडियो लेकर आएंगे। अब आगे हम देख लेते हैं मार्च का करंट अफेयर। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, हर वर्ष। तो हर वर्ष 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आगे, दुनिया की सबसे बड़ी महिला सभाओं में से एक अटकल पोंगल किस भारतीय राज्य में होती है, तो ये होती है केरल में। ध्यान से, ये है अटकल पोंगल। अटकल पोंगल जो है वो केरल में मनाई जाती है, लेकिन अगर सिर्फ पोंगल फेस्टिवल बोलेगा तो वो कहाँ मनाई जाती है, तो मुख्य रूप से तमिलनाडु में मनाई जाती है। ठीक है, पोंगल फेस्टिवल तमिलनाडु, लेकिन अटकल पोंगल कहाँ मनाई जाती है, तो केरल में। और ये क्या है, तो दुनिया के सबसे बड़ी महिलाओं का सभाओं में से एक है अटकल पोंगल, जिसको अटकल पोंगल के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है, केरल में। केरल के मुख्यमंत्री कौन है, तो पिनाराई
विजयन वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री है। और केरल के राज्यपाल कौन है? तो विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है, श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। राज्यपाल से जितने भी राज्य के राज्यपाल है 2025 में जिनकी नियुक्ति हुई या फिर नहीं भी हुई है, 28 राज्यों के राज्यपाल मैंने ट्रिक से करवा रखा है, आप चाहते हो तो वहां से जाके देख सकते हैं। आगे, शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दलाई लामा। ठीक है, दलाई लामा। शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 के लिए दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। तो ये दलाई लामा क्या होता है? तो जो तिब्बतियन होता है ना, तो तिब्बत वासी जो होते हैं उनके जो धर्म गुरु होते हैं, सबसे ऊंचे वाले दर्जे के जो धर्म गुरु होते हैं उनको बोलते हैं दलाई लामा। ठीक है, तो शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। आगे, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। और यहाँ पे क्या है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। आगे, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसे हाल ही में यूनेस्को की अस्थायी विरासत सूची में शामिल किया गया है, वह कहाँ स्थित है? तो यह है छत्तीसगढ़ में। क्या है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को अभी यूनेस्को में अस्थायी रूप से जोड़ा गया है, स्थायी रूप से नहीं जोड़ा गया है। और यूनेस्को से भी जुड़ा जितना भी प्रश्न होता है, जितने भी स्थल यूनेस्को में जोड़े गए हैं, जितने भी स्मारक वगैरह, सबको के बारे में मैं बता चुकी हूँ, आप चाहते हो तो वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हाल ही में अभी यूनेस्को में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री कौन है छत्तीसगढ़ के? तो श्री विष्णुदेव साय। और राज्यपाल कौन है? तो रमन डेक्का। ठीक है, आगे, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है? तो यूक्रेन। यूक्रेन जो है वो, सिपरी एक रिपोर्ट होता है उसके अनुसार बताया जाता है मतलब कौन सा जो देश है वो निर्यातक है, सबसे बड़ा आयातक है देश सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बन गया है? तो यूक्रेन। यूक्रेन वॉर होते ही रहता है ना, तो इसको बहुत सारा हथियार का जरूरत पड़ता है, इसलिए सबसे बड़ा ये आयातक देश बन गया है। इसकी राजधानी क्या है यूक्रेन की? तो यूक्रेन की राजधानी है कीव। और इसके प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? तो यूलिया स्वेरेडेंको जो है वो यूक्रेन के प्रधानमंत्री, यूलिया स्वेरेडेंको। आगे, जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना कहाँ शुरू की है? तो अगरतला में। ठीक है, अगरतला में जेपी नड्डा मुख्यमंत्री है और बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत कहाँ की है? तो अगरतला में। और इंद्रसेना रेड्डी जो है वहां के राज्यपाल का नाम है इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। ठीक है, इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। त्रिपुरा का राजधानी होता है अगरतला। और त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? जेपी नड्डा। ठीक है, और झारखंड में एक योजना चलती है जिसका नाम है मैया सम्मान योजना। मैया सम्मान योजना योजना, जिसमें प्रतिवर्ष जो वहाँ की 18+ जो महिलाएं हैं, 50 वर्ष से कम और 18 से ज्यादा, वहाँ पे प्रति महीना उन लोग को हर माह 2,500 रुपया दिया जाता है। और लाडला भाई योजना कहाँ का है? तो ये लाडला भाई योजना जो है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा वहाँ के लड़कों के लिए शुरू किया गया। और लाडली योजना कहाँ का है? तो लाडली योजना जो है वो मध्य प्रदेश का है। ठीक है, कुछ याद रखिएगा। तो अगरतला में जेपी नड्डा जो है वो बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना शुरू किए हैं। और उनके अगरतला के जो त्रिपुरा के जो राज्यपाल है उनका नाम है इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। आगे, भारतीय रेलवे पानी की कमी से निपटने और तालाबों की खुदाई करके जल संरक्षण में सुधार करने के लिए कौन सी पहल कर रहा है? तो नाम है मिशन अमृत सरोवर। ठीक है, मिशन अमृत सरोवर। भारतीय रेलवे को बहुत ज्यादा पानी वानी का दिक्कत हो रहा है, जिसके कारण वो एक पहल शुरू कर रहा है। वो कौन सा पहल है? तो जल संरक्षण में सुधार करने के लिए जो पहल का नाम है वो है मिशन अमृत सरोवर। ठीक है, मिशन अमृत सरोवर भारतीय रेलवे के द्वारा ये शुरू किया जा रहा है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? गौरैया को इंग्लिश में बोलते हैं स्पैरो। तो विश्व स्पैरो डे मतलब इंटरनेशनल स्पैरो डे हम कब से सेलिब्रेट करते हैं? तो 20 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। ये क्यों मनाया जा रहा है? तो जो गौरैया है ना वो बहुत तेजी से विलुप्त होते जा रहा था, जिसके कारण संरक्षण के लिए ये जो हम डेट है, मतलब इस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस हम लोग मनाते हैं। आगे, किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का फाइनल जीता है? तो ये है मुंबई इंडियंस।
महिला प्रीमियर लीग जो है, वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जो है वो मुंबई इंडियंस ने जीती है। और 3 बार, जब ये 2023 से खेला जा रहा है, 23, 24, 25, तीनों बार जो है वो दिल्ली कैपिटल्स जो है ना वो फाइनलिस्ट रही है। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। तो शुरू होने की तिथि क्या थी, जो WPL की शुरुआत हुई थी वो क्या थी, तो 14 फरवरी से 15 मार्च 2025 तक ये जो मैचेस है वो खेले गए थे। ठीक है, टोटल 22 मैचेस खेले गए थे। और प्रायोजनकर्ता कौन है, तो टाटा ग्रुप। ये जो WPL का जो प्रायोजन करता है, जो होस्ट है वो कौन है, तो टाटा ग्रुप। कुल टीमों की संख्या क्या थी, 5 टीमों की संख्या थी। संस्करण कौन सा था, तीसरा। स्टार्ट कब हुआ है, तो 2023 में स्टार्ट हुआ है। और विजेता टीम कौन सी थी, मुंबई इंडियंस। उप विजेता टीम कौन थी, दिल्ली कैपिटल्स, जो कि 8 रनों से हार हुई थी। और तीनों बार फाइनलिस्ट जो रही वो दिल्ली कैपिटल्स ही रही है। जीत की राशि क्या थी, तो विजेता टीम को 6 करोड़ मिला था और उप विजेता टीम को 3 करोड़ मिला था। और अगर 2025 में जो IPL के जो विजेता है वो कौन है, तो RCB। ठीक है, RCB यानी कि विराट कोहली का जो टीम है वो 18 वर्षों के बाद जो है वो जीता है। फाइनल मैच कौन से स्टेडियम में खेला गया था, तो ब्रिबॉर्न स्टेडियम मुंबई में खेला गया था। ठीक है, फाइनल मैच जो WPL का फाइनल मैच है वो ब्रिबॉर्न स्टेडियम मुंबई में खेला गया था। इसके संचालनकर्ता कौन है, इसके द्वारा ये जो ऑर्गेनाइज किया जाता है वो BCCI ऑर्गेनाइज करती है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, और टाइटल स्पॉन्सर किनका था, तो टाटा ग्रुप का था। पहला सीजन जो है वो 2023 में मुंबई में खेला गया था। आयोजन स्थल मतलब कहाँ कहाँ पे जो मैचेस है वो खेले गए थे, तो 4 शहरों में खेले गए थे, बैंगलोर, लखनऊ, मुंबई और वडोदरा में खेले गए थे। ठीक है, मुंबई इंडियंस की कैप्टन कौन है, हरमनप्रीत कौर। और दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टन कौन है, तो मैग लैनिंग। मैग लैनिंग जो है वो दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टन है। और टोटल 22 मैचेस खेले गए थे। आगे ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है ना कि कौन से मैचेस में किसको ऑरेंज कैप, किसको पर्पल कैप मिला था, उसके बारे में भी देखते हैं। तो पर्पल कैप जो है वो सर्वाधिक विकेट जो लेता है उनको दिया जाता है। ठीक है, पर्पल कैप जो है वो जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है उसको दिया जाता है, यानी कि अमेलिया कर को मिला था, सबसे ज्यादा विकेट इन्होंने लिया था। और ये कहाँ की है, तो 18 विकेट लिया था और मुंबई इंडियंस की है। और इसकी जीत की राशि कितनी थी, जो पर्पल कैप है उसको मिला था 5 लाख रुपए। ठीक है, अमेलिया कर को। ऑरेंज कैप जो होता है वो सर्वाधिक रन के लिए होता है। नेटली साइवर ब्रंट जो कि 523 रन बनाई थी, मुंबई इंडियंस की थी। और इसकी भी जो जीत की राशि थी वो कितनी थी, 5 लाख रुपए। मोस्ट वैल्यूएबल मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो थी वो नेटली साइवर ब्रंट थी, जिन्होंने 523 रन बनाए थे और 12 विकेट टोटल लिए थे। और ये कहाँ की है, मुंबई इंडियंस की है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अमनजोत कौर। और फेयर प्ले अवार्ड जो है वो गुजरात जायंट्स को मिला था। मतलब उन्होंने पूरा फेयर प्ले किया था, तो अच्छे तरीके से ईमानदारी पूर्वक खेला था। आगे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सम्मानित करने के लिए शहीद दिवस के रूप में हम लोग कब मनाते हैं, तो शहीद दिवस जो है वो 23 मार्च को हर वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी ना 23 मार्च को, तो हर वर्ष हम लोग 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आगे त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री कौन है, तो ये है कमला प्रसाद बिसेसर। ठीक है, कमला प्रसाद बिसेसर जो है वो कहाँ के प्रधानमंत्री है, त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री हैं। आगे विश्व क्षय रोग यानी कि TB दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है। और 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग यानी कि TB दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को। आगे हाल ही में नामीबिया की यहाँ पे नामीबिया होगा। हाल ही में नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिए, पहली महिला है नामीबिया की। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दे क्योंकि फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर है ना। ये है नेटुम्बू नंदी, ये अजीब नाम है, नदैत्वा। ठीक है, क्या है, नेटुम्बो नंदी नदैत्वा जो है वो नामीबिया की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर एवर बनी है। आगे 2025 में संगीत अकादमी के संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए किन्हें चुना गया है, तो ये है RK श्रीराम कुमार। RK श्रीराम कुमार को 2025 के लिए संगीत अकादमी के संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए RK श्रीराम कुमार को चुना गया है 2025 में। आगे बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को किस वर्ष में एक अलग राज्य के रूप में बिहार के गठन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। कुल मिला के बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है, बिहार कब अलग हुआ था पश्चिम बंगाल से, तो 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। और बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, तो वो हुआ था 15 नवंबर
2000 ईस्वी, ठीक है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था बिहार से झारखंड। और ये जो 15 नवंबर है वो कौन सा तिथि है, तो जब बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी ना, बिरसा मुंडा की जो मृत्यु है वो 15 नवंबर 1900 ईस्वी को हुई थी। और वो जन्मे कब थे, तो 1975 सॉरी 1875 ईस्वी में जन्मे थे, ठीक है। तो भारत में उनको बहुत सम्मान पूर्वक देखा जाता है। वो आदिवासियों के मसीहा है, धरती बाबा के नाम से उनको जाना जाता है, ठीक है। तो उन्हीं के जन्म दिन पर उन्हीं के पुण्य तिथि पर ये जो है वो मनाया जाता है। आगे, तो 1912 ईस्वी से बिहार दिवस हर वर्ष 22 मार्च को सेलिब्रेट करते आ रहे हैं हम। आगे, विश्व वानिकी दिवस यानी कि फॉरेस्ट्री डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। 21 मार्च को हर वर्ष विश्व वानिकी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आगे, इस संगठन ने भारत में वोटर आईडी को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की है। तो जो इलेक्शन कंडक्ट करवाते वही तो करेंगे ना, तो ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो वोटर आईडी को अब आधार कार्ड से लिंक करने का ऐसा योजना बना रहे हैं, ठीक है। तो वो किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ईसीआई के द्वारा। और अभी ईसीआई के वर्तमान में चेयरमैन कौन है मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो अभी है ज्ञानेश कुमार, ठीक है, ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है अभी ज्ञानेश कुमार। ये फरवरी 2025 में इनको चुना गया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि अभी बोला है कि भारत में जो वोटर आईडी है उसको आधार कार्ड से लिंक करने का ऐसा प्रक्रिया प्रोसेस को वो शुरू किए हैं, ठीक है। ड्रैगन 2025 सी ड्रैगन 2025 अभ्यास जो है वो कहाँ आयोजित किया गया था, तो सी ड्रैगन ये नाम है जो एक्सरसाइज होता है ना, भारत अगर किसी के साथ सेना अभ्यास करता है तो हर देश के साथ अलग अलग ऑपरेशन होते हैं, तो उसका जो नाम है जो सी ड्रैगन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था, तो वो गुआम में आयोजित किया गया था। सी ड्रैगन 2025 जो अभ्यास है वो कहाँ पे शुरू किया गया था, तो वो जो है वो गुआम में शुरू किया गया था। अब है एएम ट्यूरिंग अवार्ड 2024 किसने जीता, एएम ट्यूरिंग अवार्ड। ये जो अवार्ड है वो क्या होता है, ये क्यों दिया जाता है और किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कंप्यूटिंग के क्षेत्र में दिया जाता है। यानी कि जो कंप्यूटर में बहुत ज्यादा अचीवमेंट प्राप्त करते हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में, जैसे कि कोई नया कुछ अलग टाइप का फीचर निकाल दिया या फिर कुछ भी, तो ये जो दो नाम है ना, एंड्रयू बार्टो और रिचर्ड सटन, ये एंड्रयू बार्टो और रिचर्ड सटन जो है वो उन्होंने अब 2024 में कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत ज्यादा अच्छी उपलब्धि, कुछ इन्होंने अलग तरीके की खोज की है वहां पे, इसीलिए उनको ये जो अवार्ड है वो मिला है। क्या नाम है, एएम ट्यूरिंग अवार्ड, ठीक है। फिर से एंड्रयू बार्टो और रिचर्ड सटन। आगे, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ आयोजित किए जाएंगे, तो गुलमर्ग में आयोजित किए जाएंगे। क्या है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025। ये लगभग हर एग्जाम के हर मैक्सिमम शिफ्ट में ना ये खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ये सब पूछ ही देता है, ठीक है। तो इस बार 2025 का कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो गुलमर्ग में आयोजित किया जाएगा। आगे, इस मंत्रालय ने सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू किया है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ मतलब पंचायती राज के द्वारा ये शुरू किया गया है। क्या योजना है, तो सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। ये आंख से रिलेटेड है, मतलब कि निःशुल्क आपको आंखों का इलाज होगा, ठीक है, जो बूढ़े बुजुर्ग हो गए ना उसके लिए। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो पंचायती राज मंत्रालय। मतलब जो पंचायत में जो क्या बोलते हैं, हर एक पंचायत में एक सेवा गृह होता है, मेडिकल स्टोर, जो कि निःशुल्क इलाज करता है, ठीक है। तो वहीं पे ये जो है नेत्री अभियान शुरू किया गया है। और पंचायती राज जो हमारे जो मिनिस्टर है पंचायत वाले, उसको उसके द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में किसने दक्षता और व्यापार को आसान बनाने के लिए वन नेशन वन पोर्टल की पहल शुरू की है, तो ये है सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। सर्बानंद सोनोवाल जो है वो वन नेशन वन पोर्टल का जो योजना है वो चलाए, ठीक है। क्या है, तो दक्षता और व्यापार को आसान बनाने के लिए वन पोर्टल वन नेशन की शुरुआत इन्होंने किया है। किसके द्वारा किया गया है, सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। आगे, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बाघ अभ्यारण्य को भारत में 58वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में मनाया है, दर्जा दिया है, तो वो माधव टाइगर रिजर्व है। और ये टाइगर रिजर्व जो है ना, नाम से ही पता चल रहा है टाइगर रिजर्व है, टाइगर लोगों को रिजर्व किया जाता है, संरक्षण क्षेत्र प्रदान किया जाता है उन लोगों के लिए। तो 58वें नंबर का जो अभी ये मार्च में ऐड किया गया है, तो वो कौन सा है, तो माधव टाइगर रिजर्व। पूछा जाए कि कौन सा जो टाइगर रिजर्व इनमें से सबसे नया है, तो वो है माधव टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में। आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कि टाइगर के बारे में क्या है।
टाइगर के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर का जो शुरुआत हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि प्रोजेक्ट टाइगर का जो शुरुआत है वो कब, कौन सी ईस्वी में हुआ था, तो 1 अप्रैल 1973 में। और किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री है ना, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनके द्वारा शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर से पहले जो भारत में टोटल बाघों की संख्या थी वो कितनी थी, लगभग 265 के करीब, यानी कि बहुत कम। ठीक है, और अभी जब से टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ है तब से लेके अभी तक भारत में जो बाघों की संख्या है वो 2600 से भी ज्यादा हो गई है। लगभग पूरे भारत में, पूरे विश्व में लगभग पूरे विश्व का 80% बाघ जो है ना वो कहाँ पे निवास करता है, वो भारत में अभी निवास करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। तो प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है वो 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के टाइम में हुआ था, शुरुआत हुआ था। उद्देश्य क्या है, तो बाघों की आबादी को बचाना है और बढ़ाना है। ठीक है, बाघों की आबादी को बचाना है, बढ़ाना है। उन लोगों को संरक्षित क्षेत्र इसलिए प्रदान किया जाता है ना, क्योंकि अगर खुले में अगर वो बाघ है, उन लोगों के लिए अगर संरक्षित क्षेत्र नहीं है, वो एक गांव में ही अगर सटा हुआ कोई जंगल है, ठीक है, तो वहां से क्या है, कभी भी बाघ निकला, किसी को भी पकड़ के ले गया, तो इस तरह से आदमियों को भी हानि है। और अपने बच्चों को बचाने के लिए, और कई बार जो व्यक्ति है, कोई आदमी है, तो अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए बाघों को कभी कभी मार भी देते थे, तो इस तरह से संख्याएं कम हो जाती थी। तो एक पहल शुरू किया गया टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर, जिसके कारण उन लोगों को अलग क्षेत्र प्रदान किया गया और फिर इधर लोग भी सही है। इसका परिणाम क्या हुआ, तो बाघों की आबादी में वृद्धि हुई तथा भारत में बाघों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है और लगभग 80% जो बाघ है वो कहाँ पे निवास करते हैं, भारत में। भारत का जो राष्ट्र पशु है वो है बाघ। वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस जो है वो बाघ का जो साइंटिफिक नेम है वो है। ठीक है, बाघ दिवस हर वर्ष हम लोग 29 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। 29 जुलाई को क्या मनाते हैं हम लोग, बाघ दिवस, विश्व बाघ दिवस। कुल टाइगर रिजर्व 58वां है, 2025 तक 58वां है, मतलब अभी जो माधव टाइगर रिजर्व को जोड़ा गया। बाघों की गणना जो है वो हर 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। अगर 2018 में किया गया था, फिर 22 में किया गया था, और अब कब किया जाएगा, तो 26 में। बाघों की जनगणना कब की जाती है, तो वो किया जाता है 4 साल में। अब है जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया ना, उसी तरह बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए गए अन्य बहुत सारे जानवरों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले कस्तूरी मृग यानी कि मस्क डीर प्रोजेक्ट। तो कस्तूरी मृग मृग जो है वो 1970 ईस्वी में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। उसके बाद है प्रोजेक्ट हंगुल। प्रोजेक्ट हंगुल जो है वो 1970 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। गिर गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 1972 ईस्वी में लायन के संरक्षण के लिए किया गया था। फिर कछुआ संरक्षण 1975। गैंडा संरक्षण यानी कि 1900, ये जो डायनासोरस होते हैं ना उसको बोलते हैं, तो गैंडा संरक्षण जो है वो 1987। हाथी प्रोजेक्ट 1992, ये होगा गिद्ध। ठीक है, तो गिद्ध संरक्षण 2006 और हिम तेंदुआ 2009। ये जो है वो कुछ प्रोजेक्ट जो है वो जानवरों से जुड़े हुए हैं। आगे देख लेते हैं, ये जो है सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व अगर पूछा जाए कि कौन से राज्य में स्थित है, तो वो जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा स्थित है। वो कितने हैं, तो इसकी संख्या जो है वो 9 है। सबसे पहले है कान्हा टाइगर रिजर्व। कान्हा टाइगर रिजर्व ये कहाँ का है, तो मध्य प्रदेश का है। पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, माधव और बांधव ये राइमिंग है, ठीक है, तो आपको रिलेट कर पाइएगा। पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व और राधापानी टाइगर रिजर्व। ये जो है वो 54वां नंबर का है, और माधवगढ़ से पहले ये राधापानी टाइगर रिजर्व को जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये है मध्य प्रदेश के कुछ टाइगर रिजर्व, कुछ नहीं सारे टाइगर रिजर्व। आगे वो हो गया। अब आगे हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला कानून सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, पहली महिला कानून सचिव यानी कि फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी के रूप में किनको चुना गया है, तो वो है अंजू राठी। ठीक है, अंजू राठी राणा को जो है वो पहली कानून सचिव के रूप में चुना गया। ठीक है, महिला कानून सचिव के रूप में अंजू राठी राणा जी को चुना गया है। आगे, किस भारतीय राज्य में चापचार कूट त्योहार मनाया जाता है, तो ये है मिजोरम में। ठीक है, ये जो है ना कूट वर्ड, ये कूट वर्ड जहां भी आएगा, आप कहाँ का फेस्टिवल होता है, ये कूट एक की पॉइंट है जिससे आप रिलेट कर पाइएगा। तो मिजोरम का लगभग जो त्योहार है ना, उस जो इम्पोर्टेंट त्योहार है उसमें कूट वर्ड आता ही है। ठीक है, जैसे क्या है, चापचार कूट हो गया, एंथुरियम कूट और मीम कूट और थलफवांग कूट। ठीक है, ये 4 जो है वो कूट याद रखिएगा, कूट आते रहिएगा। तो कूट वर्ड जो है ना वो मिजोरम का फेमस फेस्टिवल होता है। मिजोरम के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है,
लाल दुहोमा, और इसके लाल दुहोमा जो है वो मुख्यमंत्री, और राज्यपाल कौन है, तो ये रिटायर्ड जनरल ऑफिसर है डॉक्टर विजय कुमार सिंह। ठीक है, डॉक्टर विजय कुमार सिंह ये कहाँ के है, तो मिजोरम के राज्यपाल है। आगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की इस बार थीम क्या थी, तो सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। ठीक है, सभी महिलाओं के लिए क्या है, या फिर लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण इस 2025 जो महिला दिवस है ना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उसकी थीम है। ठीक है, थीम फॉर ऑल एम्पावरमेंट वुमेन एंड गर्ल्स राइट इक्वालिटी। आगे, नासिक कुंभ मेला 2027 में किस नदी के तट पर आयोजित किया जाएगा, तो ये नासिक कुंभ जो नासिक कुंभ मेला है ना 2027 का, वो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो वो गोदावरी नदी के तट पर आयोजित किया जाएगा। और ये गोदावरी नदी जो है वो उसको बोला जाता है बूढ़ी गंगा। ठीक है, बूढ़ी गंगा के नाम से हम इसको जानते हैं। और ये कहाँ, किस राज्य में है, तो ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ये स्थित है। ठीक है, आगे, हाल ही में किन 2 भारतीय रेलवे कंपनियों को केंद्र सरकार द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है, तो ये है IRCTC और IRFC। ठीक है, ये 2 कंपनी है जिसको भारत सरकार के द्वारा नवरत्न कंपनियों का दर्जा दिया गया। ये दोनों रेलवेज के लिए काम करते हैं। क्या है ना, ये खाना जुटाने का काम करता है, ये फंड जुटाने का काम करता है। ठीक है, क्या है इसका फुल फॉर्म, तो इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ये देखिए, केटरिंग वर्ड तो खाने पीने से ही रिलेटेड है। और ये क्या है, तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मतलब ये रेलवे के लिए फंड जुटाने का काम करता है। ठीक है, तो ये दो कंपनी है जिसको अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है। अभी टोटल 25 नवरत्न कंपनियां हैं। किस भारतीय राज्य में अब देश में डॉल्फिन की संख्या जो है वो सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन की संख्या जो है वो सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बहती है, और गंगा नदी में जो है वो डॉल्फिन की संख्या सबसे ज्यादा है। और कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में। आगे, 1 मार्च 2025 से शुरू होने वाले 3 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, यह है तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे को सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। सेबी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 12 अप्रैल 1988। ठीक है, 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को सेबी की स्थापना हुई थी। तुहिन कांता पांडे जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। अपने बजट में एक अलग जलवायु अध्ययन, ये जो है ना, जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उनका क्या होता है, अपना बजट निकलता है, अपने शहर का एक बजट निकलता है, उसमें इन्होंने एक नया अध्याय को जोड़ा है। वो अध्याय क्या है, तो जलवायु। ठीक है, जलवायु अध्याय के नाम से इसको जोड़ा है। उसके लिए भी एक अलग बजट जो है वो निकलेगा। और पहला शहरी स्थानीय निकाय कौन सा होगा भारत का, तो ये होगा अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। आगे, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है, यह है उत्तराखंड के द्वारा। ठीक है, उत्तराखंड के द्वारा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना जो है वो किस के द्वारा शुरू की गई, किस राज्य सरकार के द्वारा, तो यह है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। भारत ने 5वीं बार एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप कहाँ जीती है, तो ये है तेहरान, ईरान की राजधानी तेहरान। ठीक है, ईरान की राजधानी तेहरान में भारत जो है वो 5वीं बार एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप जो है वो 5वीं बार कहाँ जीता है, तो तेहरान। आगे, टेस्ला भारत में अपना पहला शोरूम कहाँ खोलने का योजना बना रहा है, तो ये जो है वो मुंबई बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कुर्ला कॉम्प्लेक्स, ये मुंबई बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जो टेस्ला जो है वो अपना नया पहला शोरूम जो है वो खोलने का तैयारी कर रहा है। ठीक है, आगे, वर्ष 2023 के 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किन्हें चुना गया है, विनोद कुमार शुक्ला। विनोद कुमार शुक्ला को है 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए, इनको 2023 के जो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है उसके लिए इनको चुना गया। कौन है, विनोद कुमार शुक्ला। बोला है कि कुछ राज्यों के प्रमुख त्योहार, ये सारे जो है ना वो एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने के चांसेस भी हैं। ठीक है, तो क्या है, पहला जल्लीकट्टू महोत्सव। जल्लीकट्टू महोत्सव कहाँ का है, ये है तमिलनाडु का। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो जल्लीकट्टू त्योहार जो है वो कहाँ का है महोत्सव, ये है तमिलनाडु का। ठीक है, आगे है फ्लेमिंगो महोत्सव। फ्लेमिंगो महोत्सव कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। फ्लेमिंगो महोत्सव कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। धानु यात्रा महोत्सव कहाँ का है, उड़ीसा का। धानु यात्रा महोत्सव कहाँ का है, उड़ीसा का। और यहाँ पे रथ यात्रा भी निकलती है, तो और किससे संबंधित है, तो जगन्नाथ भगवान से संबंधित है वो रथ यात्रा।
उड़ीसा में। और क्या होता है उड़ीसा में? तो नुआखाई महोत्सव। उड़ीसा में 2 हो गए, एक धनु यात्रा महोत्सव और एक नुआखाई महोत्सव। आगे है अंतःप्रगणेय महोत्सव। अंतःप्रगणेय महोत्सव ये कहाँ का है? ये है तेलंगाना का, ठीक है। अंतःप्रगणेय महोत्सव तेलंगाना का। बोनालू महोत्सव कहाँ का है? ये है तेलंगाना का। बोनालू महोत्सव तेलंगाना का। और ये बथुकामा है, ठीक है, बथुकामा महोत्सव ये कहाँ का है? तेलंगाना। बथुकामा तेलंगाना, बोनालू महोत्सव तेलंगाना, अंतःप्रगणेय महोत्सव तेलंगाना और एक फ्लेमिंगो महोत्सव ये है आंध्र प्रदेश, ठीक है। आगे है लाई हरोबा त्योहार। लाई हरोबा त्रिपुरा में भी मनाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ये मणिपुर में मनाया जाता है, मणिपुर, ठीक है, मणिपुर। लाई हरोबा कहाँ पे है? मणिपुर में। लोसार त्योहार कहाँ पे है? तो लोसार त्योहार हिमाचल प्रदेश में भी है, तिब्बत में भी, नेपाल में भी, लेकिन लोसार त्योहार और लद्दाख में भी लोसार त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। तो लोसार त्योहार कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन में देख लेना है कि क्या है, दोनों तो ऑप्शन में नहीं रहेगा, ऑप्शन में एक ही रहेगा। अब है फागली महोत्सव। फागली महोत्सव कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश। फागली महोत्सव कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश। देव सूर्य महोत्सव, ये देव सूर्य महोत्सव बिहार का है। देव सूर्य से कुछ याद आ रहा है? सूर्य भगवान का पूजा होता है ना छठ पूजा में। छठ पूजा में हम लोग सूर्य देवता को तो अर्घ देते हैं, तो वहीं का है। देव सूर्य महोत्सव बिहार का है और अभी इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में छठ पूजा को शामिल किया गया है, ठीक है। चापचार कूट महोत्सव कहाँ का है? मिजोरम का। और जितने भी त्योहार के आगे, जितने भी महोत्सव के आगे कूट वर्ड रहेगा, पावल कूट, चापचार कूट, एंथुरियम कूट, ये सब कहाँ गए? तो ये है मिजोरम के, ठीक है। और इससे पहले जब हम लोगों ने झील को कवर किया था मार्च के करंट अफेयर्स में, तो उसमें मैंने बहुत सारे प्रमुख झीलों के बारे में भी बताया था, ठीक है। आगे चापचार कूट महोत्सव हो गया मिजोरम। अब है फूलदेई त्योहार। फूलदेई त्योहार कहाँ का है? उत्तराखंड। फूलदेई त्योहार कहाँ का है? उत्तराखंड। मिर्च महोत्सव। मिर्च महोत्सव कहाँ का है? मध्य प्रदेश। मिर्च महोत्सव मध्य प्रदेश। सिरुई लिली। सिरुई लिली कहाँ का है? मणिपुर। सिरुई लिली कहाँ का है? मणिपुर। अगर ये लिली यहाँ पे फूलदेई में रहता तो अच्छे से याद हो जाता, लिली भी तो एक फ्लावर है। अब है आदि महोत्सव, ये है लेह लद्दाख। आदि महोत्सव कहाँ का है? लेह लद्दाख। आदि महोत्सव लेह लद्दाख। लोसार महोत्सव लद्दाख। देखिए ये है ना लोसार महोत्सव, अभी हिमाचल प्रदेश में भी था, तो ये अभी तक हिमाचल प्रदेश वाला तो ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन लोसार महोत्सव लद्दाख जरूर दिया ऑप्शन में, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है? नागालैंड का है। ये 10 दिनों का फेस्टिवल होता है और ये 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच ये मनाया जाता है। मतलब ये 10 दिनों का फेस्टिवल होता है, ये हर वर्ष 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड। मांडू महोत्सव कहाँ का है? मध्य प्रदेश। हाँ ये मांडू महोत्सव है, लेकिन अगर पूछेगा मांडो, ठीक है, मांडो या मांडो महोत्सव कहाँ का है? ये है गोवा, ठीक है। गोवा का और क्या है? कुनबी, ठीक है। तो कुनबी और मांडो कहाँ का है? मांडो गोवा का है और मांडू महोत्सव कहाँ का है? मध्य प्रदेश। आगे है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, ये है मेघालय। ये चेरी ब्लॉसम में बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ का है? मध्य प्रदेश, सॉरी मेघालय, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा पॉलिटी वाले क्वेश्चन में। भारत का चुनाव आयोग यानी कि निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत गठित हुआ था? तो ये 324 के अंतर्गत। 324 के अंदर हमारा जो निर्वाचन आयोग है उसका गठन किया गया था। अनुच्छेद 324 क्या बताता है? कि निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, ठीक है, 324 अनुच्छेद में। और 368 किससे संबंधित है? तो संविधान संशोधन से, ठीक है, संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन से संबंधित है 368। और जितने भी फेमस आर्टिकल हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है, उसको भी हम लोगों ने कवर किया हुआ है। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन होता है। और वित्तीय विवरण के बारे में कहाँ से दिया गया है? तो 112 अनुच्छेद में बताया गया है वित्तीय विवरण के बारे में, बजट के बारे में, ठीक है। पहला वित्त आयोग कब बना था? पहला वित्त आयोग जो बना था वो है 1951। 280 अनुच्छेद के तहत है वित्त आयोग का गठन और 1951 इसमें पहला वित्त आयोग बना था। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। आगे यूपीएससी का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 315 में, ठीक है, 315 में यूपीएससी का गठन है। और भाग कौन सा है? तो भाग 14 में बताया गया है यूपीएससी स्टेट पीसीएस, मतलब कि जितना भी सेंट्रल
पीएससी होता है यूपीएससी, और जो जितने भी स्टेट पीसीएस वगैरह होते हैं ना उसका, मतलब कि राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग जो है वो 315 में बताया गया इसके बारे में। और अजय कुमार अभी वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। आगे, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 1993। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था, और 10 दिसंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस सेलिब्रेट करते हैं। कब से कर रहे हैं? तो 1948, ठीक है, 1948 से। आगे, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना जो है वो 1 जनवरी 1915 ईस्वी में हुई थी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 1915। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रही थी ना, उसमें मैंने एक चीज गलत बोल दिया था। बिरसा मुंडा का 15 नवंबर 1875 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था, ठीक है, और मैंने गलती से वहां पे उनकी जयंती बता दी थी, तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। तो 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था, और झारखंड स्थापना दिवस भी है 15 नवंबर 2000, ठीक है, बिहार से झारखंड अलग हुआ था। तो ये नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुई थी। और आगे क्या है, तो योजना आयोग की समाप्ति कब हुई थी? तो 2014 में। 2014 में योजना आयोग समाप्त किया, और उसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो नीति आयोग, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 जनवरी 2015 बहुत बार पूछा जा चुका है कि नीति आयोग जो है वो उसकी स्थापना कब हुई। अब है, लॉ कमीशन किससे संबंधित है? तो लॉ कमीशन कानूनों की समीक्षा और सुधार से संबंधित, ये तो इजी है, ठीक है। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग कब गठित हुआ? तो ये 2005 में। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ? 2005 में। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था? तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 ईस्वी को हुआ था, और डेट क्या थी? 14 अगस्त 1993 ईस्वी को पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, ओबीसी का। बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस वर्ष बना था? तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है वो 2007 ईस्वी को बना था। बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007। चुनाव आयोग के कितने सदस्य होते हैं? चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो 3 सदस्य होते हैं, ठीक है। चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त। अभी वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? सॉरी, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वो है ज्ञानेश कुमार, 2025 में, ठीक है। वित्त आयोग कितने वर्षों में गठित होता है? तो वित्त आयोग हर 5 वर्षों में गठित होता है वित्त आयोग, ठीक है। आगे, अब आ जाता है अप्रैल का करंट अफेयर्स। वो थे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एग्जाम सामने है ना, तो जल्दी जल्दी कवर करना है। तो उसके बाद अभी हम पढ़ते आगे अप्रैल का करंट अफेयर्स। आगे, एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 में भारत में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय जो है वो किसको चुना गया है? तो वो है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, ठीक है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को चुना गया है। अभी एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग, ये जो एक आंकड़ा निकलता है पूरा सारा एशिया का, जितना भी यूनिवर्सिटी है सबको ऐसा बताता है कि कौन फर्स्ट रैंक है, कौन सेकंड रैंक है, इस तरह से। तो भारत में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय किसे चुना गया है? तो वो है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को चुना गया है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। आगे, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन करेंगे। ये जो विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह उसका उद्घाटन वो कर चुके हैं, ठीक है, तिरुवनंतपुरम में वो जैसे अप्रैल का है ना, तो अभी तक वो कर चुके हैं उसका उद्घाटन। तिरुवनंतपुरम यानी कि केरल में विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आगे, किस राज्य में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर गांव स्थापित किया गया है? तो ये है अमरावती, आंध्र प्रदेश। पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश, अमरावती में। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव है। आगे, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? तो समर अबू एलॉफ ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का खिताब जीता है। एक बीसीसी न्यूज के द्वारा एक बच्चा का फोटो जो है वो बहुत वायरल हो रहा था। छोटा सा बच्चा था, लगभग 5 साल का, तो वो बहुत गरीब ही था और उसका दोनों हाथ नहीं था, ठीक है, तो इतना करके हाथ था। तो उसी बच्चा का जो फोटो है वो खींचा था, और उसको जो आदमी इसका फोटो खींचा था उसको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का खिताब मिला था, ठीक है। चलिए, कौन है? तो समर अबू एलॉफ। आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया है? तो श्रीलंका। श्रीलंका का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिससे प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया गया और वो उसका नाम क्या है? तो मित्र विभूषण 2025। मित्र विभूषण सम्मान 2025 से नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे। छठवें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो छठवें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया गया है। कहाँ किया गया है? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। अभी 7 देश हैं टोटल बिम्स्टेक में। कौन कौन से हैं? इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, चाइना नहीं है, ठीक है, श्रीलंका है और कौन सा है? थाईलैंड। ठीक है, चलिए आगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये हो चुका है। कब हुआ है? तो 4 मई से 15 मई 2025। ये जो है ना, ये क्वेश्चन लगता है एसएससी का बहुत फेमस है। या तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स पूछ दे, खेलो इंडिया समर गेम्स पूछ दे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पूछ दे। ये लगभग हर सेट का मतलब जितने भी शिफ्ट होते हैं ना उसमें कभी ना कभी ये पूछ ही देता है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो बिहार के 5 शहरों में किया गया है। बिहार के 5 शहरों में किया गया। कौन कौन से शहर है? तो पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में आयोजित किया गया है। और इसके अलावा कुछ और प्रतियोगिताएं थी जैसे कि शूटिंग, ठीक है, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग। तो इसका जो आयोजन है वो कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। आगे, और ये कब हुआ है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो 4 से 15 मई के बीच में हुआ है। अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के डेप्यूटी गवर्नर किसको नियुक्त किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक का जो डेप्यूटी गवर्नर है वो कौन नियुक्त की गई है? तो वो है पूनम गुप्ता। ठीक है, पूनम गुप्ता को आरबीआई का डेप्यूटी गवर्नर के रूप में उनकी नियुक्ति हुई है। आरबीआई के जो 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो 26वें गवर्नर है संजय मल्होत्रा। उससे पहले कौन थे? शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास 25वें थे और अभी शक्तिकांत दास जो है ना वो प्रधानमंत्री के दूसरे सचिव के रूप में, प्रमुख सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति हुई है। तो स्थापना कब हुआ था आरबीआई का? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है, प्रथम गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख थे इसके प्रथम गवर्नर। पहले मुख्यालय इसका कहाँ था? तो आरबीआई की जब स्थापना हुई थी ना तब उसका मुख्यालय जो था वो कोलकाता में था। लेकिन 1937 के बाद, ठीक है, कब? 1937 के बाद इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ कर दिया गया? तो मुंबई में इसको स्थापित कर दिया गया। और आरबीआई की मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? सुधा बालकृष्ण। ठीक है, सुधा बालकृष्ण। आगे, अप्रैल 2025 में सर्बिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो वो है ड्यूरो मैकुट। ड्यूरो मैकुट को सर्बिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति हुई है। ड्यूरो मैकुट। आगे, विश्व मलेरिया दिवस 2025 कब मनाया गया? तो विश्व मलेरिया दिवस जो है वो अप्रैल 2025 में मनाया गया। 25 अप्रैल को ये मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस, वर्ल्ड मलेरिया डे, इंटरनेशनल मलेरिया डे। अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? मांगीलाल जाट को। ठीक है, मांगीलाल जाट को क्या नियुक्त किया गया है? डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके जो अध्यक्ष है वो भी कौन चुने गए हैं? महानिदेशक। तो वो मांगीलाल जाट को नियुक्त किया गया है। आगे, अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष विधि आयोग का जो अध्यक्ष वो कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो है न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी। ठीक है, ये कौन है? तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी। आगे, पृथ्वी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो हर वर्ष पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को ही मनाया जाता है। ठीक है, और मलेरिया डे कब मनाया गया था? तो 25 अप्रैल को। ठीक है, आगे, अप्रैल 2025 में राष्ट्रमंडल खेलों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन थी? ये है शर्ली बोचवे। शर्ली बोचवे जो है वो पहली अफ्रीकी महिला है जो क्या बनी? तो राष्ट्रमंडल खेलों, जो राष्ट्र खेल होता है ना उसकी महासचिव बनी है। ठीक है, और पहली अफ्रीकी महिला है और उनका क्या नाम है? तो शर्ली बोचवे। ठीक है, शर्ली बोचवे। अप्रैल 2025 में 7 वर्षों के लिए गैबोन देश का राष्ट्रपति किन्हें नियुक्त किया गया है? तो गैबोन देश का राष्ट्रपति जो है वो ब्राइस ओलीगुई न्यूमा। ये जी साइलेंट है, तो ब्राइस ओलीगुई न्यूमा जो है वो, ब्राइस ओलीगुई न्यूमा जो है वो गैबोन देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। आगे,
लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये है कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला को है 2025 में लता दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये जो है ना 2022 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। 2022 में इसका शुरुआत हुआ था। 2022 के लिए जो पहले प्राप्तकर्ता थे वो कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और 2024 में किनको मिला था? तो वो मिला था अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था। ठीक है, और 2025 में वही मंगलम बिरला को दिया गया है। आगे, भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डास्टलिक, ये याद रखिएगा, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कौन सा एक्सरसाइज होता है? तो डास्टलिक। ठीक है, उसका 6वां संस्करण संयुक्त का आयोजन कहाँ किया गया था? तो महाराष्ट्र पुणे में किया गया था। तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है? डास्टलिक। और इसका 6वां कौन सा है? तो 6वां जो संस्करण हुआ है वो पुणे में आयोजित किया गया था। आगे, अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश के बनारस के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, टैग प्रदान किया गया है? तो एक है बनारसी तबला, एक है बनारसी शहनाई और एक है बनारसी भरवा मिर्च। भरवा मिर्च क्या होता है? मोटा मोटा मिर्च होता है। ठीक है, जिसको बीच से उसको ऐसे चीरा लगा करके उसमें मसाला भर के वो बनाया जाता है। ठीक है, तो वो भरवा मिर्च को भी दिया गया है जीआई टैग, और बनारसी शहनाई और बनारसी तबला को मिला है जीआई टैग। आगे, अप्रैल 2025 में बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो इसका नाम बहुत ही डेंजर अटपटा है, ये यह है। ठीक है, खुनिंग पटामा लेस्वातरकुल। खुनिंग पटामा लेस्वातरकुल को चुना गया है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, कौन है? खुनिंग पटामा लेस्वातरकुल। आगे, मोटो जीपी अमेरिका ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो ये है फ्रांसिस्को बैगनिया। जब हम लोग करंट अफेयर्स का क्लास देख रहे थे उस टाइम ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो मोटो जीपी अमेरिका ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो ये जीता गया है फ्रांसिस्को बैगनिया के द्वारा। आगे, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 कब मनाया गया था इस बार? तो 24 अप्रैल को मनाया गया था। ठीक है, क्या मनाया गया था? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। और पंचायती राज को कब जोड़ा गया? कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया है? तो पंचायती राज जो है ना वो 11वीं अनुसूची में। ठीक है, और 12वीं में क्या है? तो नगर पालिका। राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है और यह 2010 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। और इसका घोषणा जो किया गया था वो मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। और यह 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के लागू होने के उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, आगे, अप्रैल 2025 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का नया मुख्य कार्यकारी यानी कि सीईओ किनको चुना गया है? क्या है? तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ अभी किनको चुना गया है? वो है अमितेश कुमार सिन्हा। ठीक है, अमितेश कुमार सिन्हा को अभी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का नए सीईओ के रूप में नियुक्ति हुई है। FIH जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा? तो ये करेगा तमिलनाडु। क्या है? FIH जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 का जो मेजबानी है वो भारत का कौन सा राज्य करेगा? तो ये करेगा तमिलनाडु। आगे, भारत और किस देश के बीच त्रिसेवा द्विपक्षीय अभ्यास, ये याद रखिएगा, टाइगर ट्रायम्फ। ठीक है, टाइगर ट्रायम्फ जो है वो कौन कौन से देश के बीच होता है? तो एक है भारत और एक है अमेरिका और भारत के बीच ये सैन्य अभ्यास होता है त्रिसेवा द्विपक्षीय टाइगर ट्रायम्फ के नाम से इसको जाना जाता है। और भी है, एक नाम है वज्र प्रहार, एक है कोप इंडिया और एक है टाइगर ट्रायम्फ। ठीक है, ये तीन जो है वो नाम आप याद रखिएगा। ये तीनों किसके साथ होते हैं? तो अमेरिका और भारत के बीच ये सैन्य अभ्यास होते हैं। विश्व धरोहर दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में कब मनाते हैं हम लोग? 18 अप्रैल को। आगे, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किनकी नियुक्ति हुई है? तो निधि तिवारी। ठीक है, ये कौन है? IFS अधिकारी निधि तिवारी, इनकी नियुक्ति हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की निजी सचिव के रूप में। ठीक है, प्राइवेट सेक्रेटरी होगा यहाँ पे। चलिए, पीएम नरेंद्र मोदी के 2 प्रधान सचिव हैं। दूसरे नंबर के हैं शक्तिकांत दास और पहले नंबर के कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा। प्रमोद कुमार मिश्रा ये पहले सचिव है और दूसरे सचिव कौन है? तो ये है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास 25वें नंबर के RBI के गवर्नर रह चुके हैं।
किस संगठन की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत में लगभग 17.1 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं? कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का जो रिपोर्ट है, आंकड़ा है, जिसके कारण बताया गया है कि भारत जो है वो 17.1 करोड़ लोग जो है ना वो भारत में अब गरीबी रेखा से ऊपर हट चुके हैं, ठीक है, मतलब गरीबी रेखा से वो बाहर आ चुके हैं। तो वो कौन सा, किसका आंकड़ा है? तो वो वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की, इसके कारण बताया गया कि 17.1 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं। विश्व बैंक की स्थापना जो है वो जुलाई 1944 ईस्वी में हुई थी और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। ये ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो है वो ब्रिटेन में नहीं हुआ है, नाम से तो लग रहा है कि ब्रिटेन में हुआ हो, लेकिन जो ये ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन है वो अमेरिका में हुआ था, ठीक है। 10th क्लास में भी इससे एक क्वेश्चन है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। अजय बंगा जो है वो अभी वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है। आगे, इसरो के 5वें अध्यक्ष जो है कस्तूरी रंगन, ठीक है, उनका 84 वर्ष में की आयु में निधन हो गया है और उन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? तो 2000 ईस्वी में सम्मानित किया। अब इनकी मृत्यु कब हुई है? तो इनकी मृत्यु जो हुई अप्रैल 2025 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है। और ये 5वें अध्यक्ष थे। पूछ देगा ना कि अभी हाल ही में 84 वर्ष की उम्र में इनकी निधन हुई है, जो कि इसरो के 5वें नंबर के अध्यक्ष थे। तो वो कौन थे? के कस्तूरी रंगन, ठीक है। और इनको 2000 ईस्वी में क्या क्या मिला है? तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो की स्थापना हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो विक्रम साराभाई थे और इन्हीं को बोला जाता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक, ठीक है। विक्रम साराभाई को क्या बोला जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक। भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इनको दर्जा मिला है और वो कौन से राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। उड़ीसा में एक और राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम है भीतरकनिका, ठीक है, भीतरकनिका। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये है उड़ीसा में। और 3 टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं, एक है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व सतकोसिया और एक है देवरीगढ़। देवरीगढ़ जो है वो नया टाइगर रिजर्व है उड़ीसा का, ठीक है। चलिए, ब्यूनस आयर्स ISSF वर्ल्ड कप 2025 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है, ठीक है। और जो 3 देश है वो कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पे आता है चीन, जिसने कुल 11 पदक हासिल किए थे, 5 स्वर्ण 3 रजत और 3 कांस्य। उसके बाद है भारत ने कुल 8 पदक हासिल किए थे, 4 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य। और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए ने कितना किया था? तो 1 कांस्य 2 स्वर्ण और 3 रजत, मतलब कि टोटल 6 पदक जो है यूएसए ने प्राप्त किए थे। ISSF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। और यह टूर्नामेंट जो है वो 1 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच आयोजित 2025 में किया गया था और ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में, और इसका पहला ही संस्करण था, ठीक है। तो अगर पूछेगा कि ISSF वर्ल्ड कप 2025 का ये जो ISSF का जो उद्घाटन है वो किस वर्ष किया गया था? तो 2025 में ही इसका पहला संस्करण था। आगे, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो नियुक्त किया है? तो सोहिनी राजोला। सोहिनी राजोला को क्या नियुक्त किया गया है? तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में यह है सोहिनी राजोला को नियुक्त किया गया है। आगे, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है वो 2008 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, महाराष्ट्र में। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अजय कुमार चौधरी, अजय कुमार चौधरी। आगे, FIDE महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? ये है जू वेंजुंग। जू वेंजुंग जो है इनको मिला है FIDE महिला विश्व शतरंज 2025 का खिताब जो है वो इन्होंने जीता है, ठीक है, जू वेंजुंग। आगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने की शून्य गरीबी योजना, उत्तर प्रदेश सरकार का यह एक योजना है शून्य गरीबी योजना, और इसका नाम जो है वो बदल दिया गया है। और कौन सा नाम रखा गया है नाम बदलकर? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना, ठीक है। इसका नाम क्या था? तो शून्य गरीबी योजना। हो गया आज का जो हमारा टॉपिक था वो। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे करंट अफेयर्स के साथ।